687 से लेकर 9725 तक। ये 4 अंकों, 8 अंकों, 10 अंकों का मोबाइल नंबर करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। एक बात तो ये रही। अब भारत के ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं और कौन सी कंट्री ऐसी है जो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। ये भी प्रश्न आता है कि कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत के आप यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व वाला, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाकिस्तान है। यहाँ पर तो देखेंगे तो ये अरब सागर का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, जहाँ पे नदियाँ पानी जल गिराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। लेकिन ऊपर देखें तो ये क्या है, पूरा स्थल वाला क्षेत्र है। नीचे तो हिंद महासागर है, जलीय क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन इधर जो है पूरा स्थल वाला क्षेत्र है। तो ये है आपका पाकिस्तान। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गुलाम कश्मीर, वो लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो गुलाम कश्मीर से यहीं पे एक देश है जिसकी बॉर्डर टच होती है, जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान। बहुत छोटी बॉर्डर, 106 किलोमीटर की। इसके बाद यहाँ पे पूरा चाइना का सेक्शन है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो चाइना भारत से टच करता भी। एक एक राज्य देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्षेत्र में म्यांमार है और यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है। यदि सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करने वाला राज्य मैं कहूँ तो बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश भारत में सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है बांग्लादेश की भारत के साथ। इसके बाद यहाँ पे राज्य देख लेते हैं। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों में गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है। एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर पे आ जाइए, जम्मू कश्मीर पे आ जाइए। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से तो सीमा साझा करता है, साथ में पीओके वाला क्षेत्र अफगानिस्तान से जुड़ता है और चाइना से जुड़ता है। यानी जम्मू कश्मीर पहला राज्य हुआ जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे चाइना की बॉर्डर है। चाइना किससे, अफगानिस्तान से फिर एक राज्य से बॉर्डर, ठीक है, वो भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पे चाइना है, चाइना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश। आपको क्रम याद होना चाहिए, इंडिया के कंट्री के जितने भी राज्य हैं किस सीक्वेंस में राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है। बीच में नेपाल आ जाता है तो नेपाल को नहीं रखते हैं, ठीक है। नेपाल चाइना की बॉर्डर को बफर स्टेट के रूप में नेपाल काम करने लगता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर बिहार है और बगल में सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। याद कीजिए अभी गोरखालैंड का मामला उठा था, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी विद्रोह भी हुआ था। तो ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा भूटान की। यहाँ पे भूटान एक बफर स्टेट है जो चाइना और भारत के बीच में है। भूटान किससे किससे सीमा साझा करता है, असम, एक बड़ा सेक्शन असम का है। यहाँ पर सिक्किम है। पश्चिम बंगाल भी भूटान से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी भूटान से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश, एक बार फिर देखते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। अब बांग्लादेश की बारी है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल है आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद असम है, मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है और दूसरा राज्य मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, यहाँ तक बांग्लादेश है। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे मिजोरम है, म्यांमार है। म्यांमार 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये है जो राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गए स्थलीय राज्य, जो स्थलीय राज्यों से भारत की सीमा साझा होती है। अब हम जलीय राज्यों की बात करें जिसको सार्क कंट्री के रूप में रखा गया है। सार्क में हमने चाइना को सम्मिलित नहीं किया, क्यों करें, भारत एक सबसे बड़ा प्लेयर उभर के यहाँ पे आता है। सार्क में वो आता भी नहीं है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। तो दक्षिण एशियाई देशों में 2 देश और हैं, एक मालदीव है, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। और यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है पाक स्ट्रेट है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी चर्चा इन सब की करेंगे जब हम लोग जलीय सीमा वगैरह देखेंगे। तो ये था राज्यों के साथ। अब हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी के साथ क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश आपका किन किन एक ही राज्य से, एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है नेपाल, बस, ठीक है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है और 8 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश
एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसे बंद कर। 8 राज्य में आपका कौन कौन आता है? सबसे पहले उत्तराखंड, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसके जस्ट बगल हिमाचल प्रदेश, छोटी सी बॉर्डर सहारनपुर से लगती है हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और बिहार। याद रखिएगा, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है। सोनभद्र किससे किससे? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। ये 4 राज्यों से सोनभद्र करता है। एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश टोटल हो गए यहाँ पे 9, ठीक है, टोटल हो गए 9। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। वैसे ही भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट जहाँ से होकर जाता है, इसको बोलते हैं गोरमोता। क्या बोलते हैं इस जगह को? गोरमोता। यहाँ पे है गोरमोता, ठीक है, गोरमोता से हो करके ये जो आता है ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे आप देखिए ये वाला क्षेत्र, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट दिशांतर निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? किबुथु। क्षेत्रों का याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबुथु। फिर से एक बार देखते हैं, ये है गोरमोता, ये है किबुथु। यहाँ पे ऊपर जाइए, जम्मू कश्मीर में एक जगह है इंदिरा कौल। कौन सी जगह है? इंदिरा कौल, जहाँ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है। नीचे आइएगा, नीचे आने पर 2 चीज़ देखिए। एक तो मेनलैंड, ये हमारी मेनलैंड है। मेनलैंड के अलावा भी भारत है। मेनलैंड के अलावा भारत का मतलब क्या है? भारत की जलीय क्षेत्र भी भारत के पास है। अभी मैं जलीय क्षेत्र पूरा आता हूँ, ठीक है। समुद्री क्षेत्र पर भी हमारा अधिकार होता है। कितना होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन समुद्री क्षेत्र के अलावा, भारत का ये मेनलैंड के अलावा भारत के बहुत सारे द्वीप हैं। वो द्वीप कौन कौन से, आज सारे द्वीप भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, एक जो ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल रीजन पे एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और भी द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा यहाँ पर है लक्षद्वीप क्षेत्र। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, प्रवालों से बने हुए द्वीप लक्षद्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय जो है, आप देखेंगे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार में आराकान योमा के रूप में, ठीक है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में कुछ हिस्सा इसका दब जाता है और यहाँ पर आकर के फिर उभर जाता है। यही है, हिमालय का ही विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये याद रखना है। और ये मूंगा चट्टानों से बने हुए लक्षद्वीप समूह हैं। तो यदि हम लोग सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार तो हमारा ही देश है, हमारा ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट यानी 64 याद रखना है, ये सबसे अंतरिम उत्तरी अक्षांश है भारत का। भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र है, 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, यानी भारत इंदिरा से लेकर इंदिरा तक है, इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। यहाँ पर गौरमोता से लेकर किबुथु तक, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मेनलैंड में, यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, केप केमोरिन पड़ता है, ठीक है, ये मेनलैंड का है, 8 डिग्री 4 मिनट पर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये हो गई छोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा में अवस्थित राज्यों से क्वेश्चन आता ही है, चाहे जैसा भी हो जाए। कर्क रेखा हो गया और हमारी मानक समय रेखा हो गया, ठीक है, मानक समय रेखा। देखो कर्क रेखा कहते किसे हैं? जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बिल्कुल 20 से काट दीजिए, ठीक है, 20 से आप उसको राउंड काट दीजिए, उसको बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को 20 से काट दे उसे भूमध्य, पृथ्वी के 20 से जा रही है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पे जाएंगे तो 23.5 डिग्री आपको अक्षांश मिलेगा, उसे कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश मिलेगा, उसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन है? इसमें कोई शॉर्टकट कभी मत याद कीजिएगा, क्रम से भारत के राज्यों को सीखिए, क्रम से पूरा भारत जानने को सीखिए, कैसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे देखिए सबसे किनारे आपका गुजरात है, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान का छोटा सा सेक्शन कर्क रेखा काटती है, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक चीज़ नॉर्थ ईस्ट में याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम है, ना कि मणिपुर है। ये चीज़ ध्यान, मणिपुर ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है। एक चीज़ और बता देता हूँ, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है?
झारखंड की राजधानी रांची वो कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। और 2-3 शहर हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, बिल्कुल कर्क रेखा के नज़दीक हैं। भोपाल की राजधानी, सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थोड़ा दूर है, लेकिन उसके नज़दीक है विदिशा। विदिशा आप पता हो सांची का स्तूप है वहाँ पर विदिशा में, ठीक है। तो विदिशा में ही यहीं पर ही है आपका कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक है, थोड़ा सा दूरी है। तो क्वेश्चन आते हैं अक्षांश और देशांतरों से बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन अभी पूछने लग गए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा यहाँ से होके जाती है, कहाँ से, जैसलमेर राजस्थान से होके जाती है, क्या वो सिक्किम से होके जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो थोड़ा सा आपको काम करना है कि इसको गहराई से देखना है। देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान और सिक्किम बिल्कुल एक सीध में पड़ रहे हैं, क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, खुद काम कर लीजिएगा इस पर। अब बात करता हूँ मैं, ये जो आपकी मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा क्या है, 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच लाइन है वो लंदन से जाती है, लंदन से होके जाती है। सब चीज़ें समझोगे जब कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ। 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा निर्धारित की गई है, जिससे पूरा देश का समय निर्धारित होता है। पूरे देश का समय इस रेखा में जो टाइम बज रहा होता है, जो समय बज रहा होता है, वही समय पूरे देश का समय होता है। अन्यथा यदि हम रियल टाइम देखें तो रियल टाइम देखेंगे यहाँ पर 5 बजे सुबह हो जाती है और यहाँ पे 7 बजे सुबह होती है, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही है। तो पहले उजाला कहाँ होता है, पूरब वाले क्षेत्र में, तभी सूरज हमेशा पूरब से उदय होता है, क्योंकि पृथ्वी घूम ही रही है पश्चिम से पूरब दिशा में। तो यहाँ पे 5 बजे सुबह हो जाती है, यहाँ पे 7 बजे होती है। ये लोग ज़्यादा सोते हैं, ठीक है, लेकिन रात तक जगते भी हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा हमारे क्लॉक में, ठीक है। यहाँ का जो समय होता है पूरे देश का समय होता है, इसलिए बोलते हैं मानक समय, कॉमन समय है, ठीक है, पूरे कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही मानक समय रेखा है। कई देशों में जहाँ पे अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे 8, 10, 11, 15 इतनी मानक समय रेखाएं भी होती हैं। रसिया में 11 मानक समय रेखाएं, यूएसए में 8 मानक समय रेखाएं, चाइना ने 5 मानक समय रेखा बना रखी है। तो अलग अलग अपना अपना कंट्री का रूल है। अभी भारत के पास एक ही है। चर्चा ये भी हो रही है कि भारत को दूसरी भी चाहिए। कौन मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र मांग रहे हैं, चाय बागान टाइम जोन मांग रहे हैं, ठीक है। उस पर काफ़ी समय से अभी इस बार चुनाव असम का हुआ, उसमें भी वो चर्चा में रहा। तो जब कभी हम लोग देखेंगे डिटेल से, वैसे मैंने बता रखा है क्लास में, ठीक है। तो चाय बागान टाइम जोन जो है जब होगा तब देखा जाएगा। अभी हमारी मानक समय रेखा यही है। ये जाती है इलाहाबाद के नैनी से होके। कभी नैनी जाइएगा तो वहाँ पे लिखा होगा मुस्कुराइए आप मानक समय रेखा पर खड़े हैं, है ना। तो बीच में वो है, वहाँ पे सेंटर है पूरा। तो यहाँ पे मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होके जाती है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे जस्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर जाती है। फिर से एक बार बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आराम से इसको 5 राज्यों को आप क्रम से याद रखिए। 8 राज्यों से कर्क रेखा और 5 राज्यों से मानक समय रेखा, ये होके जाती है। मैं बात कर रहा था कि भारत का विस्तार सिर्फ भूमि तक नहीं है, भूमि ही भारत नहीं है, जलीय क्षेत्र भी भारत होता है। लेकिन कितना जलीय क्षेत्र भारत होता है, उसके लिए कानून बनाया गया है। सभी कंट्री के लिए समान है कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, ठीक है। समुद्र के ऊपर कानून बनाया गया है और उस कानून के आधार पर ही ये तय की जाता है कि भारत का क्षेत्र कितना होगा। देखो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत की जो पूरा क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है याद करो। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लास्ट का पॉइंट में गड़बड़ होता है, तो मैं तो कहता हूँ पहले देखो, आगे भी 3 है और पीछे भी 3 है, याद रहना चाहिए, ठीक है। 263 याद रखो, 32 लाख सबको 328 इधर और उधर 263, इतना क्लियरली याद रखो तो आपका हो जाएगा। भारत का पूरे क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में 7वां स्थान है, 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पर रसिया, रसिया से तुरंत बगल पे जाइए, बगल पे कनाडा पड़ता है। पूरब की तरफ जाएंगे तो कनाडा पड़ेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। रसिया, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद फिर वापस आइए रसिया से नीचे चाइना, 30वें नंबर पे चाइना है। फिर वापस जाइए कनाडा से नीचे यूएसए, 4थे नंबर पे यूएसए है। उसके जस्ट नीचे आइए ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाइए और फिर भारत आ जाइए। फिर एक बार यात्रा करते हैं, पहले रसिया गए, फिर कनाडा गए, कनाडा से फिर चाइना आए, फिर वो यूएसए गए, फिर नीचे ब्राज़ील गए और ऑस्ट्रेलिया
इंडिया फिर भारत, 7वें नंबर पे हम हैं पूरे विश्व में। भारत में यदि राज्यों का क्रम देखें, इससे भी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले सबसे नंबर 1 कौन है, सबसे बड़ा राजस्थान। राजस्थान आप जाओगे तो सड़कें खाली मिलेंगी, खूब तेज बाइक चलाइए, 200 स्पीड 300 स्पीड जितने आपके बाइक की क्षमता हो, तो राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्रम से याद रखना है, पहले राजस्थान आता है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश होता है, फिर महाराष्ट्र होता है। लोग गड़बड़ा जाते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद हमारा यूपी, ठीक है। पहले यूपी नहीं था, पहले आंध्र था, लेकिन आंध्र 2 भागों में बढ़ चुका है, तो अब यूपी का नंबर आ गया है। 5वें नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है, टॉप 5 याद रखो, 5वें नंबर पे अब जम्मू कश्मीर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पे भारत के सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, छोटा सा है गोवा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। गोवा लोग जाते हैं, वहाँ भी घूमने जाने का मौका जीवन में मिलना चाहिए एक बार, ठीक है। इसके बाद गोवा के बाद हम लोग अब आते हैं भारत के उस क्षेत्र पर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र कितना है, कितना विस्तार होता है। देखो ये क्या है ना, भारत की जो पूरी बॉर्डर देख रहे होगे टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी, टेढ़ी मेढ़ी है ना। यदि टेढ़ी मेढ़ी बॉर्डर को ही उसी से ही आप दूरी मापना चालू करोगे, मान लो यहाँ से मापना शुरू करेंगे तो पता चला इधर का कुछ लेंथ आ रहा है, इधर का कुछ और आ रहा है, कोई हिस्सा बाहर निकला हुआ है, कोई हिस्सा अंदर घुसा हुआ है। तो उसके लिए एक कानून बना दिया गया है, एक रूल बना दिया गया। रूल क्या बनाया गया, क्या है रूल? रूल ये है कि एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, यहाँ से तट रेखा से एक सीधी लाइन खींच दी गई है जो पूरे कटे फटे तट को मिलाती है, जो कटे फटे तट को मिलाती है। इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। और आधार रेखा के अंदर जो वाटर बॉडी होती है उसे बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। अब आधार रेखा चूंकि बराबर हो चुकी है पूरे देश के लिए, इसलिए हम आधार रेखा से अब क्या करेंगे? नापेंगे। कितना नापेंगे? आधार रेखा से यदि हम 12 समुद्री मील आते हैं, आधार रेखा से यदि हम 12 समुद्री मील आते हैं तो इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसमें भारत सरकार को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पे कोई भी संसाधन है, उनके संसाधनों का क्या करते हैं हम लोग? दोहन करते हैं, है ना। तो संसाधनों के दोहन के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। जैसे कि बॉम्बे हाई हमारे प्रादेशिक समुद्री सीमा पे है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो 12 समुद्री मील की दूरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। आगे बढ़ते हैं, 12 समुद्री मील से आगे बढ़िए और 12 नाप लीजिए, यानी टोटल 24 समुद्री मील। ठीक है, 24 समुद्री मील की जो दूरी है इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार को, हाँ जी बताइए, 12 हाँ, यहाँ से ही टोटल नाप लीजिए 24, यहाँ से हमारा 12 ये समुद्री मील प्रादेशिक समुद्री सीमा, यहाँ से नापा आपने, ये टोटल 24, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भारत सरकार को साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय, कस्टम ड्यूटी, कोई भी जहाज यदि सीमा में इंटर कर जाता है किसी भी कंट्री का तो हमें क्या देगा? टैक्स देगा, कस्टम ड्यूटी देगा। इसके बाद सीमा शुल्क जो होता है इसी को, ये सब पूरा अधिकार यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ठीक है, इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? देखो ये सब चीज़ें बनाई गई कि भविष्य में आने वाला समय कुछ और हो सकता है। जैसे आबादी इतनी बढ़ जाए कि हमें नए द्वीप बनाना पड़े, नए द्वीपों पर ही लोगों को बसाना पड़े, तो भारत सरकार इस क्षेत्र तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। चाइना देख लो बहुत सारे द्वीप बना रहा है, इस समय कृत्रिम द्वीप बना रहा है। ठीक है, तो नए द्वीपों का निर्माण, संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं इस क्षेत्र तक, और वैज्ञानिक अनुसंधान, मान लो नाभिकीय परीक्षण करना है या फिर नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करना है, तो यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर का क्षेत्र खुला क्षेत्र होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय जलराशि के अंतर्गत आता है, जहाँ पे सबका समान अधिकार होता है। ठीक है, सबका क्या होता है उस पर? समान अधिकार, ये ध्यान रखना है। खुला क्षेत्र बोलते हैं उसे, लेकिन चाइना कहाँ मानता है इसे? चाइना तो 9 डैश लाइन खींच के बोला सब मेरा है। ठीक है, देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर में विवाद चल रहा है, लेकिन ये पूरा ये कानून बनाया गया, इसी कानून के हिसाब से सारा देश अपने हिसाब से काम करता है। ठीक, ये हो गई, ये याद रखिएगा। 12 समुद्री मील की दूरी प्रादेशिक सीमा, 24 समुद्री मील की दूरी संलग्न क्षेत्र, 200 समुद्री मील की दूरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में आती है। अब आगे चलते हैं, भारत सरकार के जितना भी ये द्वीप वगैरह, कितना द्वीप है, कहाँ कहाँ पे कौन सा द्वीप है। एक द्वीप का नाम सुना होगा जिसका नाम अभी बदल के रखा गया, अब्दुल कलाम
द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम जब ख़त्म हुए थे, ठीक है, वो द्वीप कौन सा है जिस द्वीप से लगातार हमने क्या करते हैं, DRDO क्या करता है, मिसाइल परीक्षण करता है। क्या नाम है उस द्वीप का? कौन है? नहीं, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया ये नाम, ठीक है। और व्हीलर द्वीप आपका यहीं पर है, उड़ीसा के चांदीपुर यहाँ पर अवस्थित उसका जो अनुसंधान केंद्र है, वहीं से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के किनारे, महानदी का मुहाना है वहीं पर। इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है न्यू म्यूर द्वीप। दरअसल क्या था, 1971 में बांग्लादेश बना, 1971 तक ये द्वीप बेचारा था ही नहीं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बना ये द्वीप बाहर निकल आया। अब द्वीप बाहर निकल आया तो बांग्लादेश ने कहा ये हमारा है। भारत बोला आपका कैसे हो सकता है? बोला पहले तो था ही नहीं, हम आए तो आ गया। तो इस पे विवाद चल रहा है। न्यू म्यूर द्वीप आपका यहाँ पर बांग्लादेश के पास, ये यहाँ पे मेघना नदी यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों आके मिलती हैं, तो यहाँ पर ये सुंदरबन का डेल्टा है और यहीं पे जल गिराती, वहीं पर है न्यू म्यूर द्वीप, ठीक है। जब कहीं बहुत ज़्यादा पानी आता है या चक्रवात आ जाता है या फिर जल स्तर बढ़ जाता है, ज्वार भाटा, तो ये द्वीप गायब हो जाता है और बीच बीच में निकल आता है। लेकिन संसाधन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। संसाधन छोड़िए, द्वीपों का महत्व होता है सामरिक महत्व का। वहाँ पर हम अपनी नेवी पोर्ट बना सकते हैं। देख रहे हैं इस समय चाइना क्या कर रहा है, मोतियों की माला बना रहा है, जो द्वीप पा रहा है उसको हथिया ले रहा है। एक और द्वीप है यहाँ पर हुगली नदी के मुहाने पर, उसको बोलते हैं गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप आप कभी जाएंगे, लोग बुढ़ाते तक जाते हैं गंगा नहाने, तो गंगा सागर आप जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक द्वीप है इसरो का, इसरो से द्वारा वहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी PSLV GSLV या उपग्रह छोड़ने होते हैं वो सब एक यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे बनाया है, वहाँ पर पुलिकट झील के अंदर ही है ये, ठीक है। तो ये आपका इसरो का अनुसंधान केंद्र है श्रीहरिकोटा द्वीप। एक और है यहाँ पे नीचे, केरल के जस्ट नीचे, याद कीजिए वो समय जब भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र प्रारंभ हुआ था, थुम्बा द्वीप, थुम्बा से प्रारंभ हुआ था हमारा जितना अंतरिक्ष कार्यक्रम है, तो केरल के पास ही है थुम्बा द्वीप। एक और द्वीप है मुंबई, किस द्वीप में अवस्थित है मुंबई? मुंबई सालसेट द्वीप में अवस्थित है, ठीक है, सालसेट द्वीप है यहाँ पर, तो वहाँ पर मुंबई अवस्थित है। और नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप है। आलिया बेट कहाँ पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। तो ये कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। बड़े द्वीप ये आते हैं, बड़े द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और हम लोग इन द्वीपों को लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग एक बार इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कितने प्रकार के द्वीप हैं। इसमें 4 बड़े द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटिए, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में, 4 द्वीप हैं इसमें। पहला है उत्तरी अंडमान, पहला है उत्तरी अंडमान, उसके बाद है मध्य अंडमान, उसके बाद है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी ये होता ही है। एक छोटा सा उसको नाम रख देगा लिटिल अंडमान, छोटा सा है लिटिल अंडमान। तो 4 हो गए। फिर से याद करते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला एक चैनल है। चैनल का मतलब यहाँ पे अक्षांश रेखा ही है। चैनल का मतलब होता है एक ऐसी सक्रिय जल राशि जो 2 स्थल भागों को अलग करे। फिर से एक बात करते हैं, एक ऐसी पतली जल राशि, संकीर्ण जल राशि जो स्थल भागों को अलग करे। जैसे कि यहाँ पर कहीं पे मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। मान लो ये श्रीलंका है, एक बड़ी स्थल राशि है, भारत एक बड़ी सी स्थल राशि है। यहाँ से संकीर्ण जल धारा है, पतली जल की धारा है, इसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी जल संधियाँ हैं। जब कभी विश्व में आप देखोगे तो जैसे मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि कहाँ पर है? मलाया प्रायद्वीप है, मलायन पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा व्यापार जाता है, जापान तरफ जब जाना होता है तो मलक्का जल संधि। जैसे कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि कहाँ, किसके किसको बीच में है? अलास्का और साइबेरिया के बीच में है बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसके अलावा डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल बोलते हैं उसको। डोबर जल संधि कहाँ पर है? उत्तरी सागर में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, उत्तरी सागर में अवस्थित है, ठीक है। तो ये जल संधियाँ होती हैं। जल संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, जल संधि, ये भी हो सकता है 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाले। एक इधर बड़ी जल राशि है, एक इधर बड़ी जल राशि है, तो दोनों जलों को जोड़ने वाली भी जल संधि कहलाती है। जल को जोड़ने वाली जल संधि, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुझे लंबा नहीं खींचना चाहिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है निकोबार पे आते हैं। निकोबार द्वीप समूह पे कार निकोबार है,
निकोबार द्वीप समूह पे सबसे ऊपर है कार निकोबार, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। इसके नीचे लघु निकोबार है, इसके बाद ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। एक बार फिर से बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट ये अंतिम पॉइंट है। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला जो आपका प्रवाल द्वीप है। दरअसल प्रवाल एक जीव होता है, एक जीव होता है, ठीक है, और जो कि मूंगा चट्टानों में रहता है, निवास करता है, ठीक है। और यहाँ पर समय के साथ साथ जैसे कि मान लीजिए जल में प्रदूषण हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, वो एक उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में ही रहता है प्रवाल द्वीप, तो समय के साथ वो मर जाता है। जब मरता है तो उसका जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल पे दूसरा मूंगा, दूसरा जो जीव होगा उस पर घर बनाना शुरू करता है, और ऐसे करके एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है इनकी, ऐसे करके बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है। यही कॉलोनी द्वीप में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो कम है, ऑस्ट्रेलिया के पास जाइए, वहाँ पर है महान प्रतिरोधक भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, एक रीफ पूरी बनी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया रीफ है। वो क्या करती है, वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित करके रख, जैसे हमारे यहाँ हिमालय खड़ा है ना, वहाँ पे एक रीफ खड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया का, कभी आप मानचित्र देखिएगा। तो ये प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप मूका चट्टानों से बने द्वीप हैं, यहाँ पे आबादी निवास करती है, लेकिन बहुत कम द्वीपों पे है। यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड द्वीप, लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड द्वीप, और यहीं पर इसकी राजधानी क्या है, कावरत्ती। राजधानी क्या है, कावरत्ती। देखिए ये कि द्वीप है यहाँ पे मिनी का, ये भी लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मिनिकाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मिनिकाय से अलग करता है, और मिनिकाय से मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। एक बार फिर से बात करते हैं, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चर्चा है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। ये देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर, ये लाइनें जो हैं, ये क्या है, सीमा है, हमारी बॉर्डर है। कितनी है ये बॉर्डर, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ये देखो, ये जलीय सीमा है, इधर तो समुद्र है ना, ये जलीय सीमा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा स्थलीय सीमा है, नीचे का हिस्सा जलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर। फिर से बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा जिससे स्थल लगता है, भूमि लगती है, वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200। भारत का जो जलीय सीमा है, ये वाली सीमा, मेन लैंड की बात करते हैं, मेन लैंड की, ये है 7,516 किलोमीटर। फिर से एक बार बात करते हैं, 7,516, सबको जोड़ना है, इसका भी जोड़ लीजिए, ये भी क्योंकि समुद्री सीमा बना रहा होगा, ये भी जलीय सीमा बना रहा होगा, ये भी जलीय सीमा बना रहा है। यदि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा देखें तो 7,516 किलोमीटर, लेकिन केवल हम मेन लैंड का ही देखें तो केवल 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है बस। केवल मेन लैंड का देखें, द्वीपों का हटा दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, भारत के 9 राज्य तटों पर अवस्थित हैं। भारत के 9 राज्य तटों पर अवस्थित है, जिसमें सबसे बड़ा तट किस राज्य के पास है, गुजरात के पास, सबसे ज़्यादा गुजरात के पास, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आंध्रा आता है, नंबर 1 गुजरात, गुजरात याद रखिए ये आता है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा के पास है, गोवा के पास है ही छोटा सा, तो तटरेखा कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चर्चा हो गई हमारी मोटा मोटा भारत के बारे में, कि भारत कहाँ पे अवस्थित है, क्या अक्षांशीय स्थिति है, क्या देशांतरीय स्थिति है, सब जानते हैं। 29 राज्य 28, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। क्रम से देखना हो, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में आओगे, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आएंगे, फिर हरियाणा में आएंगे, फिर राजस्थान में आएंगे, इसके नीचे जाओगे तो गुजरात मिलेगा, गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र के बाद आपको गोवा मिलेगा, गोवा के नीचे आओगे कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक के नीचे केरल मिलेगा, फिर आपको तमिलनाडु मिलेगा, उल्टा चलते हैं, तमिलनाडु से ऊपर आंध्रा मिलेगा, ठीक है, वहीं पे बगल में तेलंगाना भी मिल जाएगा, जस्ट ऊपर जाओगे उड़ीसा मिलेगा, और ऊपर जाओगे पश्चिम बंगाल मिलेगा, इधर आ जाओगे तो बिहार मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, इधर उत्तराखंड मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे 7 राज्य +1, 7+1, ठीक है, 7 सिस्टर +1, 7, 8वां कौन है, सिक्किम। अब इधर भी क्रम से जाइए, सिक्किम के बाद यहाँ पर है असम, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर, यहाँ पे है मिजोरम, यहाँ पे है त्रिपुरा, बीच में है मेघालय।
ये याद होना चाहिए, पूरा भारत बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। यदि आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो और इनकी राजधानी भी पता होना चाहिए, ठीक है, इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के पास ही है, दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है, कम जानते हैं लोग, सिलवासा उसकी राजधानी है। यहीं पे दमन एवं दीव है, ठीक है। आप कभी जाइएगा गुजरात तो एक यहाँ से ओवर ब्रिज बना दिया गया समुद्र के ऊपर, ठीक है। आप गुजरात में यहाँ पे कभी यदि समय मिले तो गुजरात में आपको देखने जाना चाहिए क्या, धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। धौलावीरा जाएंगे, धौलावीरा से ही आपको दमन जाने के लिए बहुत सारे साधन चलते हैं। तो दमन आप जा सकते हैं, दमन द्वीप, यहाँ पे द्वीप है, दमन यहाँ पर है, द्वीप यहाँ पे है, दमन यहाँ पर है। दमन एवं द्वीप राजधानी है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ, अब कोर टॉपिक पे आता हूँ। जब पृथ्वी बनी और पृथ्वी में भारत भी बन रहा था, पृथ्वी थोड़ा ना बन रही थी, पृथ्वी में भारत का लैंड भी, ये भी क्षेत्र भी बन रहा होगा। तो जब ये क्षेत्र बन रहा था तो पृथ्वी में पहले क्या था, गर्म गैस का गोला था पृथ्वी। धीरे धीरे ठंडी हुई, जब धरती ठंडी हो रही थी तो ठंडे होने के क्रम पे बहुत सारी चट्टानें बनी। ठंडी होने के क्रम पे बहुत सारी चट्टानें बनी। जो सबसे पहली ठंडी होकर चट्टान बनी या पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान, उसको बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं भारत की चट्टानों के बारे में आपका अध्ययन कराने जा रहा हूँ। सबसे पुरानी चट्टानें जो बनी पृथ्वी पे उनको बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर की चट्टानों को बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपकी कहाँ पे, धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, 3 जगह हैं, बेलारी, शिमोगा और धारवाड़। धारवाड़ के नाम से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ी। ये चट्टानों की विशेषता क्या है, जितनी भी धातुएं हैं, सारी धातुएं यहीं पाई जाती है। सोना कहाँ पे, कर्नाटक में कोलार झील है। लोहा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, यही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है लोहा। तो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें, एक तो ये वाला क्षेत्र, दूसरा ये अरावली का जो पूरा क्षेत्र है भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भारत में धातुओं से, यानी सबसे ज़्यादा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा पैसे वाली चट्टान कौन सी है, धारवाड़ क्रम की। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्लियर। सबसे नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरे नंबर पे धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरे नंबर पे आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे एक कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, ये आंध्र प्रदेश में है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तीसरे नंबर पे आती है विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान आपकी ये पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या, यहाँ पे भवन निर्माण सामग्री मिलती है, सीमेंट, बलुआ पत्थर, है ना, संगमरमर, जितना घर वर बनाने की सामग्री आप विंध्यन क्रम की चट्टानों से लेकर आते हैं। पूरा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश से पूरा क्षेत्र है, ये इन चट्टानों की विशेषता है। क्लियर। विंध्यन क्रम की चट्टानें। एक चट्टानें जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम चट्टानों पे भारत में देखो एंथ्रेसाइट कोयला नहीं पाया जाता। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला पाया होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन मतलब जो राख जो है वो ज़्यादा नहीं निकलती उसमें। तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों पे ज़्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है। 4 प्रकार का कोयला होता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट सबसे निकृष्ट कोटि का कोयला होता है। तो भारत में एंथ्रेसाइट कोयला एक ही जगह पाया जाता है, कहाँ पे, कारगिल वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये आपके कुछ नदी बेसिन है, जैसे दामोदर नदी घाटी है, जैसे कि महानदी नदी बेसिन है और आपका गोदावरी नदी बेसिन है। ये 3 नदी बेसिनों में ही आपका सारा कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तीसरे जो नेक्स्ट चट्टानें उनको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। दरअसल जब भारत अफ्रीका तट से अलग होकर के अपनी यात्रा उत्तर पूर्व की तरफ कर रहा था तो उस दौरान रीयूनियन द्वीप जो अभी फ्रांस के कब्जे पर है, मेडागास्कर के पास है, उस द्वीप के पास एक हॉट स्पॉट एक्टिव था। हॉट स्पॉट मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। उसने क्या किया, जब भारत उसके पास से गुजरा तो इसके ऊपर दरारी उद्भेदन कर दिया। ज्वालामुखी ने ये क्षेत्र पे दरारी उद्भेदन कर दिया और ज्वालामुखी लावा आकर यहाँ पर पसर गया।
ठीक है। इस कारण से यहाँ पर देखते हैं ना काली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये चट्टानें बनी, दक्कन ट्रैप बना, तो दक्कन मैंने पढ़ाया है, दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन सील्ड क्या है, दक्कन का पठार क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है, सब बता चुका हूँ। जो कंकाली संरचना होती है उसे दक्कन सील्ड कहते हैं, उसके ऊपर जो लावा के द्वारा दरारी उद्भेदन किया गया उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, और जो पठार नुमा संरचना बन गई उसे दक्कन का पठार कहते हैं। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप जो बना, इसका बाद में क्या हुआ, मिट्टी का क्या होता है, लगातार पानी से, सूरज की रोशनी से, ताप से, दाब से, वायु से अपर्दन होता रहता है। उस अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही काली मिट्टी का जन्म हुआ। ठीक है, चर्चा करेंगे बाद में जब कभी मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी मोटा मोटा आपको याद करना। अभी इनको क्रम को याद कीजिए। नंबर 1 पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें। नंबर 2 धारकाड़ क्रम की चट्टानें, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टानें, धातुएं यहीं पाई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें, भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कोयला से युक्त चट्टानें हैं। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बनी चट्टानें। ये पूरा क्रम याद होना चाहिए। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, फिर गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप। ये याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, किसी तरीके से रिस्क मत लीजिएगा। अब बात करते हैं भारत के जो देश हैं उनके साथ बहुत सारी रेखाएं हैं, आप सब जानते हैं। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है, ना कि भारत और पाकिस्तान से। ये हुआ था जब 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तब भारत पाकिस्तान से लगती थी, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से डूरंड रेखा लगती है। रेडक्लिफ एक पर्सन थे, रेडक्लिफ ने एक लाइन खींची, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को ध्यान में रखते हुए एक आयोग बना था, रेडक्लिफ आयोग। उन्हीं के नाम पे एक रेखा खींच दी गई भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में। दोनों के बीच में जो रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। मैकमिहन लाइन ये थोड़ा विवादित है। दरअसल 1914 में एक समझौता हुआ था चाइना के साथ, जिसमें चाइना पार्टनर नहीं था। उस समय पार्टनर कौन कौन था, तिब्बत, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार। भारत में भी ब्रिटिशर्स ही थे। तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते को आज चाइना नहीं मानता है। वही है मैकमिहन लाइन। मैकमिहन ने एक लाइन खींची, लेकिन हमेशा चाइना ये कहता है कि तिब्बत तो मेरा क्षेत्र था, उससे समझौता कैसे कर लिया आपने, है ना। ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसीलिए आज ये विवाद का कारण है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये है मैकमिहन लाइन। बाकी 1962 में तगड़ी लड़ाई हुई थी और ये क्षेत्र चाइना ने कब्जा लिया था। अब भारत के पास ये पूरा क्षेत्र ना रहा, ये चाइना के पास रहा, स्काई चीन वाला क्षेत्र। ठीक है। पीओके तो पाकिस्तान ले गया, स्काई चीन इनके पास है। ठीक है, अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपकी जो मेन यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू मध्य है, जिनके कारण से पांगला पास ये अलग होते हैं। बाकी ये चैनल याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भारत के बारे में एक जानकारी हुई, भारत का एक परिचय हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कैसा भारत है हमारा, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे अब देखने को मिलेगा, जो मैंने इस मैप में दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। इस मैप में विशद ज्ञान आपको मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। ये भारत का आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, क्लियर हो गया। हाँ, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये सब चीज़ें जब आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ लीजिएगा। नाम ही है और क्या है, नाम ही है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। हाँ, 10 डिग्री लैटिट्यूड से ही वहीं से गुजरती है, उसी के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा पूरे भारत का फिजिकल ज्योग्राफी। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत जो है जब कंटिन्यूअस उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, ठीक है, इस पे बहुत सारे सिद्धांत हैं। कोबर ने एक सिद्धांत दिया है, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। यदि कभी प्रश्न आए कि हिमालय की उत्पत्ति की सर्वोच्च व्याख्या करने वाला कौन सा सिद्धांत है, उसमें ऑप्शन में हो कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, तो सही मार दीजिएगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत और है हैरी हेस, और हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। ठीक है। तो हैरी हेस ने बताया कि नीचे प्लेटें हैं बहुत सारी, अभी प्लेट पढ़ेंगे, 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे ही भारत अवस्थित है। एक प्लेट है आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट में है आपका चाइना अवस्थित है, बाकी सारे यूरोप अवस्थित है उसमें। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी तो दोनों प्लेटों के आपस में जाकर क्या हुए, टकराव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बलन पड़ गया। बलन का मतलब होता है मोड़ पड़ जाना, फोल्ड हो जाना, फोल्ड हो जाना, और फोल्डेड माउंटेन बन गया, जिसको क्या बोलते हैं,
ठीक है। इससे पहले कोबर ने भी यही बात कही थी। कोबर ने कहा था कि पहले टेथिस सागर हुआ करता, जहाँ पे आज हिमालय है पहले यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था, और उससे पहले आपके जो यूरेशियन प्लेट थी और जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती थी। इन नदियों का जल गिरता था टेथिस सागर में। ये जल ही नहीं गिराती थी बल्कि अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती थी, अवसाद भी गिराती थी। अवसादों के गिराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लगातार टेथिस सागर बढ़ता चला गया, फील होता चला गया, और उसमें दबाव पड़ा, एक बल पड़ा, तनाव बल पड़ा, जिसके कारण से बलन पड़ गया और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। उसने बताया कुनलुन श्रेणी, हिमालय श्रेणी, इनके बीच में जो घाटी बनी है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। मैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी और। तो यहाँ पे बस आप समझिए, यहाँ पे मैं अवधारणात्मक समझ से ज़्यादा मैप का अध्ययन कराना चाहता हूँ। तो ये हिमालय बना, लेवती सिद्धांत भी इसको सिद्ध करता है, कोबर का भूसंतति सिद्धांत भी इसको सिद्ध करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हिमालय देखिए, हिमालय की 3 बड़ी बड़ी लाइनें आप देखो, एक मैंने आपको रेड कलर से दिखाई, एक ग्रीन कलर से, एक ब्लू कलर से। ठीक है, लेकिन हिमालय के उस पार भी तो बहुत सारी श्रेणियां हैं। हिमालय तो है ही, तो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे हिमालय पार वही दिखेगा ना। यदि कोई वहाँ खड़ा हो तो उसके लिए हिमालय पार इधर है, हमारे लिए हिमालय पार। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय के उस पार। तो ट्रांस हिमालय में भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है भारत के पीओके वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है जास्कर, चौथे नंबर पे आती है पीर पंजाल, और पांचवें पे आती है धौलाधार। तो ये याद करेंगे अभी। लेकिन यदि हम केवल बोले ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, KLPD याद कर सकते हैं, बीच में J कर दीजिएगा। K से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से पीर पंजाल, D से धौलधार श्रेणी। ये क्रम से सजाने को आता है, इसको गलत मत करके आइएगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांस हिमालय की। अभी केवल पर्वत श्रेणियों का ही चर्चा करते हैं, बाकी आगे चर्चा करते हैं। ये अब क्या है, बृहद हिमालय। यहाँ पे देखिए पूरा बृहद हिमालय है। ग्रेट हिमालयाज, महान हिमालयाज इसी को कहते हैं, यही है ग्रेट हिमालयाज, जो आपका सबसे, यहीं पे बड़े बड़े पर्वत शिखर हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय बड़ा बड़े, ये रेड कलर से मैंने दिखाया है ग्रेट हिमालय को। ठीक है, उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय, और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। ठीक, ये है ग्रेट हिमालय, ये है लघु हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय यहाँ पे चौड़ा है। पश्चिम की तरफ हिमालय काफ़ी चौड़ा है, पूरब की तरफ जाने पर हिमालय संकीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, संकीर्ण, पतला हो जाता है हिमालय। और यहाँ पर पतला हो जाता है हिमालय। पतला होने के कारण से यहाँ पर हिमालय बहुत सारे भागों में टूट गया। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई। नॉर्थ ईस्ट में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मैं सारी याद करा दूंगा, आज ही याद करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी है कि याद कर लिए, DM जो आप बनने वाले हो, AM सुबह सुबह जागते हो, तो DM AM एक साथ है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। D से डाफला, DM, मिरी, A से अबोर, M से मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे ये हिमालय का ही विस्तार है, इसे अराकानयोमा बोलते हैं। ये चला जाता है कहाँ पर, म्यांमार में अराकानयोमा के नाम से जानी जाती है ये पूरी क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। एक यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में है, लेकिन ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का विस्तार है। आगे चर्चा करेंगे कैसे ये अलग बन गया। मालदा गैप इसको पृथक करता है। ठीक है, या राजमहल गारो गैप इसे पृथक करता है, कैसे करता है चर्चा करेंगे। अभी आएंगे ना जब नदियों के चैप्टर पे, देखें नदियों ने क्या किया, इस क्षेत्र को काट दिया। यहाँ पे गंगा आके पूरे पठार को काट दी, तो ये क्षेत्र इधर रह गया मेघालय के पठार के रूप में, और इधर का क्षेत्र इधर रह गया। अभी चर्चा होगी सारी चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। ठीक है, यहाँ पे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, असम में है बराइल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे और देखिए मिजो पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, लैमाटोल पहाड़ियाँ नागापुर, ठीक है मणिपुर में है, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बूम है, ये सब पहाड़ियाँ हैं। अभी चर्चा एक एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे और देखिए, ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत पे आते हैं। अरावली पहाड़ियाँ, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रिस क्षेत्र तक अरावली पहाड़ी स्थित है। ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विंध्या श्रेणी, विंध्यांचल श्रेणी है। यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के आगे है महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैमूर पहाड़ियाँ, यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं। इधर जाइएगा इस वाले क्षेत्र को, ये वाला तट है ना, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट तट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट तट। पश्चिमी घाट तट को सह्याद्री भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका सह्याद्री भी है। यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी
कई सारी पहाड़ियाँ हैं जो आगे आके टूट गई हैं। देखो ये काफ़ी टूटा फूटा है। पूर्वी तट तो, पश्चिमी घाट तो तब भी निरंतर है, लेकिन पूर्वी घाट जो है छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे बहुत है। एक तो उत्तरी सरकार, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हैं नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, छोटी सी पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद पालकोंडा पहाड़ियाँ, फिर जेवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या करती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक साथ मिल जाते हैं नीलगिरी पे, एक नॉट बन जाती है, एक गांठ बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी नीलगिरी के बाद अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर कार्डमम हिल, ठीक है। तो ये सब पहाड़ियाँ हैं। अभी इनके बारे में अच्छे से मैं एक एक चीज़ें बताता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, बिल्कुल ऊपर से, भारत के ऊपर से शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें समग्रता है, इससे कुछ नहीं बच रहा, जितना मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं सब आ गई हैं। यहाँ से आपका कुछ नहीं छूटेगा, बस एक बार आप कन्फर्मली इसको याद कर लें तो बन जाएगी बात। फिर से चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों क्रम से याद होनी चाहिए। कहाँ, कैसे क्रम से, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, दक्षिण से उत्तर की तरफ जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। उल्टा सीधा सब याद रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग हर तरीके से, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार हो गया है कहाँ पर, तिब्बत वाले क्षेत्र पे। वहीं पर है कैलाश श्रेणी, लोग जाते हैं ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने। यहीं पर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास ही है मानसरोवर। जब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पिघल जाता है गर्मियों में तो वहाँ पर झील बन जाती है। वो झील से 2 झील बनती हैं, एक राकस ताल बनती है, दूसरी मानसरोवर झील बनती है। वहाँ से नदियाँ निकलेंगी, नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है किसकी, ये काराकोरम श्रेणी के विस्तार की, कैलाश श्रेणी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बृहत हिमालय, ये ग्रेट हिमालयाज हैं। यहाँ पे बहुत सारी पर्वत शिखर हैं, बहुत सारे पर्वत शिखर हैं। लेकिन उससे पहले अब देखो पर्वत शिखरों से 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सब जानता है, कभी भी पूछेगा नहीं, पूछता है तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सब सही करके आएंगे। क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर, भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। आपने भी सही बताया। भारत में अवस्थित, ये क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। भारत में अवस्थित पूछे तो कंचनजंगा होगा 8598, ठीक है। 8600 में 2 किलोमीटर कम है अभी, और बढ़ेगा भी वो, ठीक है। इसके बाद 2 मीटर। तो इसके बाद जो K2 है ये आपका पीओके में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी पे K2 अवस्थित है, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है K2 में। तो यदि कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, भारत में अवस्थित। भाई आप क्या बताओ, यदि कंचनजंगा लगा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो ना कि पीओके तो हमारे यहाँ से चला गया, नहीं, ये भारत ही है। भारत, हम यहाँ तक मानचित्र बना रहे हैं ना, तो भारत में अवस्थित है K2, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गार्डवेन, ठीक है। और भारत में अवस्थित सबसे बड़ा पर्वत शिखर कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यदि पूछा जाए हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है, ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखो दो पर्वत शिखरों के नाम याद रखो। यहाँ पे है नंगा पर्वत, यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा पर्वत, दोनों ना से हैं, ठीक है। नामचा बरुआ पर्वत, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया है पता नहीं, कोई वैज्ञानिक होगा उसी नाम का। तो यहाँ पे किसका, नंगा पर्वत का। यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका पूरा नामचा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। इसके बाद हिमालय फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, इनको क्रम से याद करते हैं। कहाँ से कैसा क्रम याद करेंगे हम लोग पूरब से पश्चिम का क्रम याद करेंगे। सबसे पहले नामचा बरुआ के बाद कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है। नामचा बरुआ, कंचनजंगा में आगे का है, तो नेक्स्ट आएगा मकालू में भी का है, ठीक है। नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू के बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, फिर मनसालू। मकालू और मनसालू में गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि कंचनजंगा के बाद का ही आएगा, यानी मकालू आएगा, ठीक है। इसके बाद एवरेस्ट के बाद मनसालू, इसके बाद मनसालू के बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, इसके बाद नंदा देवी, और भी है, कामेत है, ठीक है। बंदर बहुत छोटे छोटे हैं, फिर वो उन पे ज़्यादा नहीं जाते। फिर से यही नहीं में से आ जाएगा आपका नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ठीक है। फिर कामेत शिखर।
कामित है, त्रिशूल है, बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। बंदरपुक्ष है, तो कितनों का कितना नाम याद रखेंगे, इतना बताइए, इतने में कोई दिक्कत हो रहा हो। फिर से एक बार देखते हैं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका बृहत हिमालय। बृहत हिमालय अभी आगे और आएंगे, अभी दर्रों की बात जब करेंगे, दर्रे होते हैं, दरअसल क्या है, दो पहाड़ों के बीच में समतल सपाट रास्ता है जिन्हें दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में समतल सपाट रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आराम से वाहन आते हैं और जाते हैं। इन्हीं दर्रों ने भारत को हमेशा क्या किया, विदेशी आक्रमणों से युक्त रखा। यदि ये दर्रे ना होते, खैबर दर्रे से आ जाते थे, ठीक है, कभी मंगोल आ गए, कभी हूण आ गए, कभी शक आ गए, कभी कुषाण आ गए, ठीक है, कभी कोई भी आ गया, स्थलीय मार्ग से ज़्यादा आए। अंग्रेज़ तो बहुत बाद में, जब उन्होंने कंपास की खोज की तो समुद्री यात्राएं चालू की, जब उनका तर्कवाद वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ तो समुद्री यात्राएं चालू हुई, ठीक है, वो अलग बात है। तो दर्रे हैं बहुत सारे, इनमें से 2-3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या फिर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या पूछ लिया जाए आपसे कि यदि मुझे श्रीनगर से कहाँ जाना है, सियाचिन ग्लेशियर जाना है, तो कितने दर्रों से गुजरना पड़ेगा, या मंडी से होकर मुझको, मंडी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, मंडी से होकर मुझको सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो कितने दर्रों से गुजरना पड़ेगा। कैसे भी बना सकते हो, मैं जैसे भी बनेगा वैसे ही बता दूंगा, तो अभी पढ़ेंगे उसको, अभी जब आएंगे। दूसरा आपका आता है लघु हिमालय, दूसरा आता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलदार कहते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, धौलदार बोलते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलदार कहते हैं। लघु हिमालय को उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी कहते हैं, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी कहते हैं, ठीक है। कुमायूं हिमालय भी है यहाँ पर, कुमायूं हिमालय, वो तो सिडनी बुरार्ड ने उसको नदियों के हिसाब से बांटा है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, लघु हिमालय को ही नेपाल में 2 नाम हो जाते हैं, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी। लघु हिमालय को ही नेपाल में महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लघु हिमालय आगे जा करके अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, जब टूटेगा तो चर्चा करेंगे। इसके बाद की श्रेणी को शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक, ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जा करके बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों एक साथ मिलते हैं, मिलने के कारण से टूटते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नाम हैं। पहला है डीएम एम, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डीएम एम, डाफला मेरी अबोर मिस्मी। और नीचे आइए, अब इसके बाद पटकाई बुम, पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, इसके बाद यहाँ पे मणिपुरी पहाड़ियाँ, इन्हें लैमाटोल भी बोलते हैं, लैमाटोल पहाड़ियाँ। उसके नीचे लुसाई पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया का। कौन सा क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया का। बाकी यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, रेगमा पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ। असम में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, रेगमा, मिकिर, बराइल, रेगमा, मिकिर, बराइल, ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी ये पहाड़ियाँ हैं, पूरा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों, भारत की पहाड़ियों में सबसे पहले अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी बहुत पुरानी श्रेणी है, और ये श्रेणी भी, ये भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है। अरावली सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में अरावली का नाम आता है। सबसे एजेड, सबसे वरिष्ठ, सबसे, इसको पेंशन मिलना शुरू हो गया, क्यों, घिस गई है ऊपर से, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये अपर्दित होके ख़त्म हो रही है। नहीं, बहुत ऊंची जब रही होगी अपने, हिमालय तो अभी का है, अभी बच्चा है हिमालय, अभी पैदा हुआ है। ये जब रही होगी तो हो सकता है हिमालय से भी बहुत ऊंची। अभी तो हिमालय उठ रहा है, अभी तो हिमालय उत्थान की स्थिति में, ये उठ के, ठीक है, पतन क्यों। विश्व की और पुरानी है, जैसे कि अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रेणी, वो भी बहुत पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर, इसको गुरु शिखर कहते हैं, ठीक है। कभी आप माउंट आबू जाइएगा, है ना, वहाँ पे दिलवाड़ा का जैन टेम्पल भी है, ठीक, वहीं पर है गुरु शिखर आपका, ठीक है। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधे नीचे आते हैं, सबसे नीचे जो क्वेश्चन एवरग्रीन है, यूपीपीसीएस या अन्य एग्जाम पूछते हैं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है।
अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, यहाँ पे देखिए अन्नामलाई है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। चलो इसको, ये सब ऊपर का हो गया, नीचे से सबसे नीचे कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ। नीचे जो है मसाले बहुत मिलते हैं, नीचे मसालों के लिए प्रसिद्ध जगह है। यदि भारत को, ये केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, मसालों का राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, कार्डमम हिल बोलते हैं इन्हें। यहाँ पर एक पर्वत शिखर है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी है। महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ठीक। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। इसका जिक्र आया है रामायण में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जस्ट ऊपर आएंगे तो एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई में दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है अन्नाईमुडी, ठीक है। अन्नाईमुडी, ये कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी। सेकंड नंबर पे कौन है दक्षिण भारत में? दोंदा बेटा। दूसरे नंबर पे दोंदा बेटा आता है, थोड़ा सा ही कम है दोंदा बेटा। तो नंबर 1 पे अन्नाईमुडी, फिर डोंडा बेटा, ठीक है। अन्नाईमुडी, डोंडा बेटा, ठीक है। डोंडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है, सबसे नीचे कार्डमम हिल, उससे ऊपर अन्नामलाई हिल, उससे ऊपर नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर है आपका कार्डमम हिल पे महेंद्रगिरी, अन्नाईमुडी पे, अन्नामलाई पे है अन्नाईमुडी, और नीलगिरी पहाड़ियों पर है आपका डोंडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक जंक्शन पॉइंट हैं, दो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एक शाखा पूर्वी घाट निकल गई, एक शाखा पश्चिमी घाट ऊपर की तरफ निकल गई यहाँ से, ठीक है। तो इधर आ जाइए, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियों के नाम मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जिसे कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। उससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो कुद्रेमुख है, ठीक है। कुद्रेमुख कर्नाटक में अवस्थित है, कुद्रेमुख चोटी। उससे ऊपर जाएंगे तो एक है आपकी कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। उससे ऊपर आएंगे सह्याद्री में ही एक, जहाँ से आपका गोदावरी निकलती है, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे शिव जी का। तो ये चोटियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। अब महाराष्ट्र में बहुत छोटी छोटी चोटियाँ हैं। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र चोटी है, सतमाला की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में अवस्थित है? अजंता की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र, सतमाला, ये सब एक ही में अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, दो प्रकार के पर्वत होते हैं। एक होते हैं फोल्डेड माउंटेन, जो बलित पर्वत होते हैं। जब चट्टानें मिलती हैं, जब दो प्लेटें मिलती हैं तो आपस में वलन प्रक्रिया होती है और वलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पर्वत बन जाता है। एक होता है झूठा पर्वत, ठीक है नहीं लेकिन लगता है नहीं वो, ठीक है। ये होता है ट्रू माउंटेन, वास्तव में है पर्वत ये, ठीक है, वास्तव में ऊपर उठे हुए हैं। एक बेचारा पर्वत नहीं है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और अचानक से ज़मीन धंस के मैं बिल्कुल नीचे चला जाऊँ, तो मुझे लगा मेरे आगे पर्वत आ गया क्या? मेरे नीचे के ही धंस जाए, आप लोग ऊपर बैठे रहें बस ऐसे ही, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि पर्वत आ गया, भ्रंश पड़ जाए, फॉल्ट पड़ जाए। कभी ऐसा हो कि पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक क्रियाएँ हों और परिवर्तनिक क्रियाओं के कारण धरती का एक हिस्सा नीचे धंस जाए भूस्खलन के कारण, तो नीचे जो खड़ा होगा उसको लगेगा पहाड़ है उसके सामने। तो क्या वास्तव में पहाड़ है वो तो ज़मीन धंस गई तो वो पहाड़ बन गया बेचारा। ऐसा हो जाए कभी, ठीक है, कि आप किसी लंबी वो रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, और रेस में दौड़ने के कारण आप अकेले ही दौड़ रहे हो, तो फर्स्ट कौन आएगा? चाहे जितने आराम से दौड़े, यदि रेस में एक ही आदमी दौड़े तो फर्स्ट आप ही आओगे, चाहे दौड़ो चाहे नहीं दौड़ो, चाहे चल के चलो, कह दो 3 दिन बाद आऊँगा, ठीक है, आराम से उसको 100 मीटर की दौड़ को 3 घंटे में पूरी करो। वैसे ही इस पर्वत के साथ है, था नहीं पर्वत, जमीन धंस गई तो पर्वत बन गया, बोलना मैं पर्वत हूँ, इन्हें बोलते हैं ब्लॉन्ग पर्वत, ट्रू माउंटेन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है, यहाँ पे भ्रंश घाटी है जिससे नर्मदा बहती है, ठीक है। यहाँ पे बीच की भूमि, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की भूमि नीचे धंस गई है, बड़े स्तर पर धंस गई है। अब कैसे धंसती है, सब क्या होता है, ये सब पढ़ोगे आगे, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है, ठीक है। तो नीचे धंस गई, यहाँ पे भ्रंश घाटी हो गई, ठीक है, भ्रंश घाटी हो गई तो ये पर्वत बन गया, ठीक है, और ये भी विंध्याचल भी पर्वत श्रेणी के रूप में आ गया। तो 2 पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ,
ठीक है। और यहाँ पर ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही है कैमूर पहाड़ियाँ। कैमूर, राजमहल आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं, राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। देखो पहाड़ क्या होता है, पहाड़ में कैसी स्थिति होती है, शंकु आकार स्थिति होती है, नुकीला स्थिति होती है, लेकिन पठार ऊपर से फ्लैट होता है। नीचे से तो उठा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप, ये डेस्क है, ठीक है, काफ़ी बड़े स्तर पे, ऊपर जाके फ्लैट है, ऊपर जाके लोग रह रहे हैं आराम से। पठारों में ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जैसे एमपी पूरा पठार में स्थित है, एमपी में जाइए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल शाम को बारिश होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी पहाड़ियों पठारों के ऊपर। तो ये हम मैदानी, हम लोग तो मैदानी उमस भरी क्षेत्र में रहती हैं, उमस भरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पे पहाड़ है, फिर मैदान है और फिर पठार। तो ये बहुत बड़ा पठार है, इसमें बहुत छोटे छोटे पठार अवस्थित हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक मालवा का पठार है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में 2 पठार हैं, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार, ठीक है। चंबल नदी ने मालवा के पठार को बीहड़ में तब्दील कर दिया है। चंबल नदी यहीं से बहती है मालवा के पठार से, और यहाँ पे बीहड़ में बदल गया, बड़े बड़े पूरा काट फाट दी है। कभी आप जाइए बीहड़ में घूमने, वहाँ पुलिस, इसीलिए यहाँ पे डकैत लगते हैं, लोग बागी हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। चंबल मुरैना, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र जो है आपका, तो ये आपका मालवा का पठार है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मध्य भारत का पठार, यहाँ पे एक और पठार है, छोटा नागपुर का पठार, बहुत रिच है, बहुत संसाधन है, खनिज संसाधन बहुत सारे मात्रा में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे एक और पठार है जिसको बोलते हैं दंड का अरण्य, वो भी एक पठारी है, दंड का अरण्य, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कौन रहते हैं, नक्सलवादी गतिविधियाँ होती हैं। और यहाँ पे नीचे आते हैं, ये वाला क्षेत्र दक्कन का पठार, दक्षिण भारत का पठार इसे कहते हैं। यहीं पे तेलंगाना का पठार है, इसके नीचे कर्नाटक का पठार है, ठीक है। तो बहुत सारे पठार हैं भारत में, बहुत सारे पठार हैं। यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र का ही एक हिस्सा कट गया। कैसे कट गया, देखो ये पठार था पूरा, देखो कितनी नदियाँ बहती हैं भारत में। इस पठार में यहाँ से ये नदी जो गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आई, उसने क्या किया, बीच से पठार को काट दिया। दरअसल ये पूरा पठार कहाँ से कहाँ तक था, ये पठार यहाँ तक था, ठीक है। और बीच से क्या हुआ, ये कट फट गया। बीच से कटने के कारण से इस वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र बचा, इसको ये मेघालय वाले क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया, ये पठार, आज ये हिमालय का विस्तार न होकर इस पठार का विस्तार है, इसे बोलते हैं गारो राजमहल गैप। गारो राजमहल गैप प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से पृथक करता है, इसे मेघालय का पठार बोलते हैं, ठीक है। इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मालदा गैप, ठीक है, इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जब कभी आप जाओगे हिमालय टहलने जाना, कभी समय मिले तो, ग्रेट हिमालयन, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश कभी जाओ, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। हिमाचल प्रदेश पूरा हिमालय के ऊपर ही बसा हुआ है, धौलधार श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लघु हिमालय को क्रॉस करके जाओगे तो लघु हिमालय के क्रॉस करने के बाद आपको बृहत हिमालय दिखेगा। और यहीं पे ग्रेट हिमालयन क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। ग्रेट हिमालयन वो उसी के नाम पे ही है, ठीक है। और वहीं पे आपको बहुत सारी नदियाँ बह रही होंगी। नदियों का पानी देख के देखोगे कि क्या स्वच्छता किसे कहते हैं, बिल्कुल कांच की तरह साफ पानी, ठीक है। तो यहीं पे गांव है, बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, सेव के बागान है पूछे तो ये बढ़िया। जब ज़मीन वमीन खरीदना हो तो हिमालय यहीं चले जाओ, हिमाचल प्रदेश खरीद लो 3-4 बीघे, पीछे एक सेव का बागान, आगे अपनी कुटिया, आराम से यूपीएससी के बाद वहीं पे अपना, ठीक है। हाँ, खरीद लिया आपने, खरीद नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे कुलगा पुलगा 2 गांव, कभी देखिएगा, नेट पे सर्च किया कभी ये सब चीज़। स्पीति घाटी है यहाँ पे, स्पीति वैली है, ठीक है। और बढ़िया आराम से जाइए। यहाँ पे एक और बड़ी विशेषता क्या, गर्म कुंड है, गर्म जल कुंड है। आराम से जाइए, ठंडी जगह पे आराम से गर्म कुंड में नहाइए, ठीक है। अलग ही मज़ा आता है, पानी गर्म करने की टेंशन नहीं है, प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एक छोटा मोटा बात, जितना भी पर्वत श्रेणी था उन पे जो पर्वत शिखर था जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और महेंद्रगिरी है, 2 महेंद्रगिरी हैं, 2 भाई हैं, एक भाई यहाँ रह गया, दूसरा यहाँ रह गया, 2 जुड़वा भाई भटक गए, ठीक है। एक यहाँ पर नाम एक ही है, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई हैं, एक महेंद्रगिरी ऊपर है, दूसरा महेंद्रगिरी नीचे है। ये सबसे दक्षिणतम चोटी है और ये
पूरब में सबसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 1501 मीटर की। ठीक है, चलो अब आगे बोलते हैं दर्रों के बारे पास आते हैं। दर्रे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पे काराकोरम के ऊपर एक दर्रा है जिसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा, जहाँ से चाइना क्या कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, मान नहीं रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ समझौता करके सड़क बना रहा है, बना भी डाला। ठीक है, तो काराकोरम, इसी कारण भारत क्या करता है, OBR अबोर का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, बोल रहा है हम नहीं शामिल होंगे OBR में। आप बार बार चाइना कहता है, चाइना को आपको शायद पता नहीं है कि आपको पता है अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को कर्ज में ले आया है। इतना कर्ज है पाकिस्तान के पास, आज के पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका ब्याज चुका पाए। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, IMF से पैसा मांग रहा है। IMF से कह रहा है कि आप पैसा दे दो हमें ताकि हम चाइना का कर्ज उतार सकें। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने, वित्त मंत्री ने साफ IMF को चेतावनी दी है कि आपने पैसा दिया तो अमेरिका कदम उठा सकता है IMF से अलग होने के लिए। ठीक है, तो ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना के पास ये पॉलिसी है कि वो पूरे विश्व के देशों को क्या करे, कर्ज मिला दे। ठीक है, श्रीलंका हम्मन टोटा बेचना पड़ा उसे, 99 साल के लिए लीज पे रखना पड़ा। ठीक है भाई, नहीं ब्याज चुका पाओगे, दो कुछ ना कुछ गहने रखो। तो ये भी है यहाँ पे, ये जो है आपका काराकोरम दर्रा है। जब कोई ब्याज नहीं चुका पाता तो क्या किया जाता है ना, गहने जब्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काराकोरम दर्रे से एक रोड बन रही है और वो जोड़ेगी आपका ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो लीज पे ले रखा है पाकिस्तान से, उस क्षेत्र से उसे जोड़ेगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो काराकोरम दर्रा यहाँ पे है। लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा जिसको बोलते हैं खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम के पास बहुत सारे ग्लेशियर हैं, एक ग्लेशियर नहीं है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, यहीं पर आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किस हिसाब से बड़ा है, सबसे लंबाई के आधार पे बड़ा है। सबसे लंबा ग्लेशियर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है लंबाई के हिसाब से। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन। सियाचिन दूसरा ग्लेशियर यहीं पे है, सियाचिन। सियाचिन पे बड़ा विवाद हुआ। ठीक है, लेकिन आज सियाचिन भारत के कब्जे पे है। अब विवाद नहीं समझाऊंगा मैं, विवाद IR का टॉपिक है। तो यहाँ पर भारत की सेना गश्त करती है सियाचिन ग्लेशियर पे। कितना टेम्परेचर रहता है माइनस में, हाँ, -52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारी सेना क्या करती है, वहाँ पे गश्त देती है। ठीक है, बहुत कठिन और जटिल परिस्थितियाँ होती हैं। आप लोग जाओगे तो रात भर सेना वाले हिलाते रहते हैं कि जगह कि गया। ठीक है, रात भर गर्म सूट में बैठाएंगे, पानी वानी पिलाएंगे। लोग जाते हैं, आप जा सकते हो, एडवेंचरस पर्सन जाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। और युवा उम्र में ही जाना चाहिए, बुढ़ाती दर की गए पता चला सांस की बीमारी है सांस वाँस वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर से जाने के लिए एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा से ही नुब्रा नदी घाटी है, यहाँ पे नुब्रा नदी बहती है जो सियाचिन ग्लेशियर जाने का रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका ये दूसरा ये पर्वत श्रेणी है, इसका क्या नाम है, जास्कर। जास्कर में अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा आपका ये बृहत हिमालय पे ही है, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा क्या करता है, श्रीनगर को लेह जाने वाला मार्ग यहीं से, श्रीनगर से लेह जाना हो तो मैं जोजिला दर्रा से होके गुजरूंगा। ठीक है, लेकिन मैं श्रीनगर से यदि जम्मू आना चाहूँ तो मुझे बनिहाल दर्रे से गुजरना पड़ेगा। इसी बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग है। ठीक है, जवाहर सुरंग है। श्रीनगर से लेकर के जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू से मुझे लेह जाना है तो कैसे जाऊंगा, पहले मैं बनिहाल दर्रे से गुजरूंगा, फिर जोजिला दर्रे से गुजरूंगा, फिर खारदुंगला, यहाँ से सियाचिन जाने का मन कर गया तो खारदुंगला दर्रा से गुजरते हुए सियाचिन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 2-3 दर्रे हैं। ये तो हो गए आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सिपिकीला दर्रा। सिपिकीला दर्रा से ही सतलुज प्रवेश करती है, कहाँ पे, भारत पे। कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत से सिपिकीला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है भारत में सतलुज नदी। ठीक है, एक और दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से 2 नदियाँ निकलती हैं, रावी नदी और व्यास नदी। एक और दर्रा जिसका नाम है बारालाचा ला दर्रा, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इन दो दर्रों के पास से 2 नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा मिलती हैं तो चिनाब नदी बन जाती है। ठीक है, चंद्रा और भागा जब आपस में मिलती हैं तो चिनाब नदी बन जाती है। तो चिनाब नदी मोटा मोटा कहें तो बारालाचा से निकलती है। ठीक है, ये आपके कुछ दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के। चिनाब नदी और हिमाचल प्रदेश में से नहीं
हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। चिनाब नदी यहीं पे ही बन जाती है, ज़्यादा दूर नहीं चलते, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे, सीपी किला, रोहतांग और बारालाचाला। अब उत्तराखंड के दर्रों में ये क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में कौन सा दर्रा किस स्टेट से है। तो याद रखिए मानाला, नीतीला, लिपुलेख। लिपुलेख बहुत फेमस है, व्यापार होता है, इंडिया चाइना ट्रेड होता है लिपुलेख से, ठीक है। और मुलिंगला, फिर से बात करते हैं, मानाला, मुलिंगला, लिपुलेख और नीतीला। तो जहाँ पे ला आए तो वहाँ पर उत्तराखंड ही नहीं मारना, क्योंकि बारालाचाला पहले है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे मानाला, नीतीला, मुलिंगला, ठीक है, ये आपके इसके दर्रे हैं। दो दर्रे और हैं, एक नाथुला और दूसरा जेपेला। नाथुला और जेपेला, नाथुला और फेमस है, क्यों? इंडिया चाइना ट्रेड। कहाँ से? यही नाथुला, ये नाथुला जिस दिन 3-5 किया पाकिस्तान चाइना ने, नाथुला को बंद कर देना, जाओ अपना जहाँ बेचना हो माल बेचो। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, पता नहीं क्यों हम दब के रहते हैं। मैं आपके घर सामान बेचने आऊँ, सारी सब्जी आप मेरे से ख़रीदते हो, न्यूज़पेपर भी आप ही के यहाँ डालूँ, सब कुछ काम करूँ, तो आप मुझे दबना चाहिए कि आपको दबना चाहिए? सारी अर्थव्यवस्था ये मार्केट से चल रही है। हाँ, जो बेचने वाला उसे दबना चाहिए, बेचने वाले को दबना चाहिए। मार्केट है हमारे पास, तो चाइना, इसलिए चाइना कभी युद्ध नहीं करेगा, बस नाथुला को बंद कर देना है। 2-2 लकड़ी लेके सबको पहुंचाना कि अपने अपने घर से 2-2 लकड़ी दे दो, बस लगा देनी है, ख़त्म बात। एक चीन की दीवार यहीं पे खड़ी, जाओ आज से जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। रेडमी, जियोनी और कौन कौन सा है, कितना ब्रांड आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सारा चीन आ चुका है, पूरा फास्ट फूड आ चुका है चाइना का, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाथुला दर्रा याद रखिएगा, सिक्किम से, नाथुला और जेपेला 2 दर्रे, ठीक है। इसके बाद और भी दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं, बूमीडिला, यापलांग दर्रा और कागरी कोरला दर्रा, ठीक है। बूमीडिला ये जरूर आता है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, बूमीडिला याद रख लो, यापांग दर्रा ऐसे ही बता दिया जानकारी के लिए, इंटरेस्ट है। 2-3 दर्रे हैं यहाँ पे बस। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत सारे दर्रे हैं। एक है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में पड़ता है, तुजू दर्रा। एक पड़ता है लिखा पानी दर्रा, ठीक है। तो बहुत सारे दर्रे हैं, पाटसांग दर्रा है, दीफू दर्रा है, लिखा पानी दर्रा है, तिजू दर्रा है, ठीक है। 3-4 दर्रे हैं नॉर्थ ईस्ट में। जब कुछ ना हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गोल नहीं लगाना, माइनस मार्किंग है इस बार, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और समझते हैं, ये पूरा ऊपर ठंडा इलाका है, यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। क्या है? ठंडी हवा रहती है, शीतोष्ण। हम लोग उष्ण कटिबंधीय में मर रहे हैं, ऊपर शीतोष्ण भी है, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक सेंटर गर्मियों में वहाँ, ठीक है, ठंडियों में यहाँ, गर्मियों में वहाँ। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या है, घास के मैदान है, यहाँ पे घास के मैदान है। और ये घास के मैदान को अलग अलग नाम दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। विश्व में भी ऐसे ही शीतोष्ण घास के मैदान हैं अलग अलग, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी। यूरोप में स्टेपीज बोलते हैं और वहाँ पर प्रेरी बोलते हैं। ये इससे क्वेश्चन आएगा पक्का एक, ठीक है। यदि आप दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास बोलते हैं, शीतो। अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। और यदि आप अफ्रीका में आ जाइए, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। और अब आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पे क्या बोला जाता है? दक्षिणी अमेरिका में ही जाएंगे तो कंपोस, लानोस, ठीक है, ये दोनों होते हैं, कंपोस, लानोस। ये कहाँ पे होते हैं? दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय तो चर्चा हो गई। पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में स्टेपी बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, देखो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय में अंतर समझो। यहाँ पर भी सवाना ही है, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे तो कोई ऐसा घास का मैदान कुछ ओवरऑल फेमस नहीं है, इसलिए भारत की चर्चा नहीं करेंगे। उष्णकटिबंधीय के घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, इन नाम को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कैसे भी करके पूछ ही लें, उनकी मर्जी। तो ये है आपका, यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारत की उष्णकटिबंधीय। तो जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इनको क्या बोलते हैं? पयाल। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल। कहाँ हैं? अल्मोड़ा वाले बोलते हैं, हाँ। तो बुग्याल और पयाल जो होते हैं, ये उत्तराखंड में कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। कभी आप लोग
जम्मू कश्मीर में ही जाइए, गुलमर्ग सोन देखेंगे बिल्कुल। वो मूवी देखिए कौन सी जिसमें पाकिस्तान, अच्छा वो बकरी नहीं मुन्नी, हाँ बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान में लास्ट के सीन देखिए, बढ़िया घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बकरी था वो, मुन्नी था। हाँ उत्तराखंड वालों को, उत्तराखंड में भी बढ़िया घास के मैदान है बिल्कुल। टॉप पे चले जाते हैं जब पहाड़ों पे। हाँ आप नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में घास के मैदान है, ठीक है। तो बिल्कुल पिथौरागढ़, चलिए घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुग्याल और प्याल हैं, ठीक है। चलो ये चर्चा हो गई, अब हम आगे आगे और चर्चा करते हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कहानी खुल रही है। अब मैं आप लोगों को नदियों में ले चलता हूँ, तुरंत थोड़ा सा नदियों पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नदियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। लोग नदियाँ ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, लोग कुछ पढ़े ना पढ़े नदियाँ ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई नदी नहीं छोड़ा हूँ, सारी नदियाँ बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ हो जाएंगी। देखो भारत में नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भारत की नदी और दक्षिणी भारत की नदी। उत्तरी भारत की नदियों में तीन तंत्र हैं इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और दक्षिण भारत की नदियों को भी दो भागों में बांट दीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सब धीरे धीरे देखेंगे। देखो सिंधु नदी तंत्र ये है, इस तरीके का दिखता है, ये गंगा नदी तंत्र है और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं और ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो समुद्र में जाती ही नहीं है, ठीक है, कुछ ही हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ देखो नदी तंत्र बहुत बड़ा होता है, नदी तंत्र में सहायक नदियाँ भी आ जाती हैं, सहायक नदी आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरी नदी भी आके जुड़ जाती है कभी कभी। देखो यहाँ पे दूसरी नदियाँ भी जुड़ रही हैं, ठीक है। तो एक नदी के साथ कितना बड़ा नदी तंत्र होता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अंतरिक्ष से दिखाया जाए तो आप देख के हैरान रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे, ठीक है। पूरा लगेगा भारत पानी है कि भारत है, रहते कहाँ हैं हम लोग। ज़मीन से ज़्यादा जल दिखेगा आपको, कितना % जल है, जलमय है धरती पूरी, ठीक है। भारत भी उसी हाल, देखो पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा है। अभी देखो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, क्यों, एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो सबसे सुरक्षित है, ना बाढ़ आ सकता ना कुछ। आधे लोग तो मानसून वाले क्षेत्र में अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, पूरा घर गया, फिर इसके बाद फिर बनाते हैं, फिर गया, फिर बनाते हैं, लगातार बनाते ही रहते हैं। इस चीज़ को सरकार ने ध्यान भी दिया है और सरकार ने बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई हैं, जिसके कारण से बाढ़ों की बारंबारता में कमी आई है। बहुत सारे बैराज, अभी ये हथनी, कौन सा का है, हथनी कुंड बैराज, क्या किया गया, पानी छोड़ दिया गया, दिल्ली बेचारा संकट में आ गया कि क्या कर रहे हो, थोड़ा रोक दो। वो क्या करे, यदि वो नहीं छोड़ेगा पानी तो कहीं बैराज टूट गया तब तो पक्का बहोगे, है ना। तो इसीलिए उसका एक जो जितना होता है रेड अलर्ट जब तक जारी नहीं होता तब तक तो सहता है, जैसे ही स्तर बढ़ा वैसे ही छोड़ देते हैं, चाहे जो डूब जाए। तो कभी भी बरसात के मौसम में यदि सूखी नदी हो तो कभी भी धोखा हो सकता है। अभी लास्ट टाइम पे एक वीडियो वायरल हुआ था, बच्चे आए थे वो लोग स्कूल से और बिल्कुल सूखी नदी थी, खड़े थे ऐसे ही मज़े कर रहे थे, पिकनिक मनाने आए थे और अचानक पानी आ गया। तो उन्हें लगा, उन्हें मज़ा आने लगा कि थोड़ा थोड़ा पानी होगा, उन्हें क्या पता कि ये डायरेक्ट पीछे बैराज ही छोड़ा गया है। बैराज छोड़ा गया, सारे बच्चे बह गए। 24-25 बच्चों का ग्रुप था, तो उसमें 2-4 ही बच्चे थे, बाकी सारे बह गए, ठीक है। और दिल्ली में तो लोग देख रहे हैं गाय बचाई जा रही है, गाय अभी फंस गई थी तो गाय को किस तरह से, तो बहुत इस समय संभल के रहना चाहिए। चलो अब नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये नदी तंत्र है, उत्तर भारत की नदियों के साथ पहले चलते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, देखो भारत की जो सभी प्रमुख नदियाँ हैं, जिन नदियों से खूब पानी आता है वो सभी तिब्बत से आती हैं, ठीक है। ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि भारत में अपनी गंगा भी तो है, यमुना भी तो है, ठीक है। लेकिन बड़ी नदियाँ आती हैं, 3 बड़ी नदियाँ तिब्बत से आती हैं, चाइना पानी देता है हमें, ठीक है। ये भी बात सही है, अरे देता है भाई, ऐसा मान लीजिए तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, बड़ा सा ग्लेशियर, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बती भाषा में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से जब ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहीं पे एक झील बनी हुई है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक सिंधु निकलती है, दूसरी कौन सी नदी है, दूसरी सांगपो। ब्रह्मपुत्र सिर्फ छोटा सा नाम है उसका, वो भी असम में बोला जाता है, बस थोड़ा टेक्निकल बनी है। सांगपो नदी निकलती है और इधर से सिंधु नदी निकलती है। ये तीनों नदी अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहलाती हैं, सिंधु,
सांगपो और सतलज। सतलज भी अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वो नदी जो कई राष्ट्रों में होकर जाए। गंगा भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है कि नहीं? बांग्लादेश में भी जाती है। अरे हमारी राष्ट्रीय नदी है भाई, बांग्लादेश में नाम बदल देते हैं उसका, पद्मा हो जाता है। गंगा राष्ट्रीय नदी है कि ना कि अंतर्राष्ट्रीय है कि नहीं? है भाई, अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय सिर्फ यमुना है, राष्ट्रीय सिर्फ यमुना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे देश में जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाएगी। आप क्या चाहते हो, गंगा यहीं तक रहे, गंगा यहाँ तक जाए, ठीक है, पूरे मुहाने तक पहुँचना चाहिए। तो नदी जो है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे रोका जाएगा। यहाँ पे भी वैसे हमने बांध बना रखा है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से बांग्लादेश बार बार दुखी, चाहे पूरा रोक ले, बहुत बड़ा बैराज बनाया गया है, बहुत पानी छोड़ देते हैं। क्यों? बांग्लादेश का समझौता है, ठीक है, 3-5 किया, बस बंद करना है गेट सारे, काम खत्म, ठीक है। तो एक ही मतलब वहाँ पे जाकर के 3 भागों में बढ़ जाती है, तो एक भी तो बनाया हुआ है। देखो बैराज और दो चीज़ें अलग होती है, बैराज और डैम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। बैराज जल धारण, बैराज कहाँ बनता है, डैम कहाँ बनता है पता है? बैराज तो पानी रोकने के लिए है, सिर्फ जहाँ पर नहर निकलती है। बैराज ऐसे क्षेत्र में बनता है जो चौड़ा क्षेत्र होता है, धरातल बहुत चौड़ा होना चाहिए। डैम हमेशा संकीर्ण क्षेत्र में बनता है। कभी देखिएगा इस चीज़ को, टिहरी बांध है ना, बहुत संकीर्ण क्षेत्र। कभी गूगल मैप, गूगल अर्थ में जाके देखिएगा, टिहरी डैम डालिएगा तो 3D इमेज दिखाएगा। हीराकुंड अलग चीज़ है। देखो अब जगह और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें, लेकिन वहाँ पे यही तकनीकी है ना, जहाँ पे कभी भी ज़रूरत पड़ गई वहाँ से भी विद्युत निर्माण। बैराज से विद्युत निर्माण का कार्य नहीं होता, बहुउद्देशीय परियोजना नहीं होती बैराज, लेकिन डैम बहुउद्देशीय परियोजना होती है। हरिके बैराज यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकली है, वो भी बहुउद्देशीय परियोजना में आती है, लेकिन फिर भी। तो अभी इन पर चर्चा करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए, टॉपिक पर नहीं आते। पहले नदियाँ सीखिए, कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी, क्रम क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र पर चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इंटर करती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 2 श्रेणियों के बीच से होती है, होके जाती है। कौन कौन सी? लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच से, लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है और जा कर के नंगा पर्वत के पास से मुड़ जाती है, पाकिस्तान में मुड़ जाती है, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, एक और यहाँ पे शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील? शेषनाग झील। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। इस नदी के नाम से ट्रेन चलती है, झेलम। तो झेलम जो है ये आपका, अच्छा बताइए, जम्मू किस नदी के किनारे है? कौन बोला? उस नदी के नाम से भी ट्रेन चलती है, तवी नदी। जम्मू तवी चलती है ना, हाँ, जम्मू तवी नदी किनारे है। ऐसे हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे। अच्छा, गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। हाँ, ऐसे छोटे छोटे अंटू पंटू बहुत पूछते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं शेषनाग झील से। शेषनाग झील निकलती है, यहीं पर बुलर झील है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी ही करती है। उसकी छाड़न झील है, छाड़न झील या गोखुर झील भी बोलते हैं, ठीक है, छोड़ देती है इसको, वो दूर जाती है, बीच से कट जाता है। बताऊँगा छाड़न झील कैसे बनती है, क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर से शेषनाग झील से निकलती है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है और बॉर्डर बनाते हुए इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। मिलती किस में? चिनाब में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती हैं बारालाचाला के पास से, चंद्रा और भागा। आगे जाके मिल जाती हैं और चिनाब नदी कहलाती हैं, और चिनाब नदी जा कर के मिलती है सतलुज नदी पे, ठीक है, पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से एक नदी है रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और मिल जाती है चिनाब नदी पे, ठीक है। इसके बाद यहीं से ब्यास नदी निकलती है, मिलती है सतलुज नदी पे, ठीक है। सिंधु नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? सिर्फ एक नदी, सतलुज। कहाँ पे? मिठानकोट में, पाकिस्तान में ही पठानकोट है। पठानकोट भारत में है कि पाकिस्तान में? भारत में। तो मिठानकोट हमने उन्हें दे दिया, ठीक है, पठानकोट भारत में ही है। आधा चीज़ें सब दे दो आप लोग पाकिस्तान को। तो ये मिठानकोट के पास आके मिल जाती है सतलुज नदी सिंधु नदी से, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में, एक बार क्रम याद करते हैं, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। फिर याद करते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। ये नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी और सिंधु नदी तंत्र बनाती हैं। इसके बाद कराची के पास ये क्या करती है? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है सिंधु नदी, ठीक है।
इसके बाद सिंधु की और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। सिंधु मात्र यही नहीं है कि सिंधु में यही नदियाँ मिलती हैं, बहुत सारी अफगानिस्तान से आके मिलती हैं, दाएं तट से बाएं तट से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। तो जो दाएं तट है, दाएं तट क्या होता है, लेफ्ट और राइट तट आप नदी जिस दिशा की ओर जा रही होती है, जैसे कि ये आपकी गंगा इधर जा रही है तो इसका दायां क्या होगा, इधर वाला, नीचे वाला दायां है। यमुना दाएं से मिलती है ना कि बाएं से, ये बाकी सब बाएं से मिलते हैं, तो इसका दायां किधर होगा, उस तरफ। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं इसकी श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। काबुल किसकी राजधानी है, काबुल एक नदी भी है जो इसमें आके मिलती है, अफगानिस्तान से आके मिलती है, ठीक है। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। अब बाएं तट से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, यहाँ पर ही बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जास्कर, ठीक है, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट। गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है ना, पाकिस्तान के पास है वो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे ये जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हमारी, ये हो गई सिंधु नदी तंत्र। इसमें सतलुज नदी आपकी राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। कहाँ से इंटर करती है, सीपी किला दर्रे से इंटर करती है। कहाँ करती है, हिमाचल प्रदेश में करती है। कहाँ करती है, हिमाचल प्रदेश में, फिर इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है, पंजाब वाले क्षेत्र में ही, ये पंजाब में भी इंटर करती है। पंजाब में ही यही नदी है जो पंजाब को आज हरा भरा किए हुए है। यहीं पर दो बांध बने हुए हैं, एक भाखड़ा बांध है, एक नागल बांध है, दोनों अलग अलग बांध हैं, ठीक है, भाखड़ बांध और नागल बांध, ठीक है। और आप कभी देखिए, गूगल अर्थ में ही देखिए, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे आप, देखिए कितने डिजाइन तरीके से पूरा पानी लाया गया है पंजाब में, पंजाब में भी और कुछ हिमाचल प्रदेश में भी जाता है। जो पूरा बांध है उससे नहरें बनाई गई हैं, वो नहरें पूरे पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ देती हैं। और यहीं पे एक झील बन जाती है भाई, भाखड़ा और नागल के पीछे जब देखो, जब भी कृत्रिम बांध बनाया जाएगा उसके पीछे जल भराव हो जाएगा बड़े स्तर पे, ठीक है, इसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। एक उत्तर प्रदेश में भी है, रिहंद बांध के पीछे कौन सी झील बनती है, रिहंद बांध के पीछे कौन सी झील बनती है, बताइए, रिहंद बांध के पीछे कौन सी झील बनती है, ठीक है, बताइए। हाँ, जो अपने पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत, है ना, सागर, वो पूरा उन्हीं के नाम पे रखा ही गया है। तो ये हो गया आपका एक बात। अब बात आते हैं हम लोग अपने गंगा नदी तंत्र पे। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। इसको याद करना है, पूरा अच्छे से याद करना है। गंगा नदी जो है वो पहले गंगा बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, गंगा बनने के पीछे उसमें बड़ी कहानी है। गंगा नदी ये दो ग्लेशियर हैं, दो ग्लेशियर से निकलती है। देखो ये पूरा क्षेत्र है आपका हिमालय वाला क्षेत्र, वहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, दो ग्लेशियर हैं। गंगा के बगल से एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ये 4 धाम में आता है। आप उत्तराखंड जाओगे, उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो उनमें से गंगोत्री लोग जाते हैं, गंगोत्री लोग जाते हैं। तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। वहाँ से गंगा नाम की कोई नदी नहीं निकलती, भागीरथी नाम से नदी निकलती है। एक ग्लेशियर जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है। पहली नदी है विष्णु गंगा, दूसरी नाम है धौली गंगा। बहुत लोग धौली गंगा को ही अलकनंदा भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल रूप से सही नहीं है, तकनीकी रूप से सही नहीं है। तकनीकी रूप से आपको ये समझना है कि सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। दोनों आकर मिलती हैं कहाँ पर, विष्णु गंगा है तो विष्णु प्रयाग पे मिलेगी, है ना, तो विष्णु प्रयाग पे दोनों आके मिल जाती हैं, यहीं से नाम बन जाती है अलकनंदा, यहीं से बन जाती है अलकनंदा। अब अलकनंदा लगातार मिलती रहती है, अलकनंदा पे ही सारी नदियाँ मिलेंगी, अलकनंदा पर ही सारी नदियाँ मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगी पीके, पिंडर मिलेगी कर्णप्रयाग में, पी से पिंडर, के से कर्णप्रयाग, ठीक है। दूसरे मिलेगी एमार यानी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलेगी, दूसरे नंबर पे मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, पहले पिंडर कर्णप्रयाग और इसके बाद भागीरथी देवप्रयाग। जब भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा कहलाती है, ठीक है। गंगा फिर ऋषिकेश से होते हुए, ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला से नीचे से होते हुए, है ना, कहाँ आती है मैदान में, सबसे पहले हरिद्वार में मैदान में उतरती है, ठीक है। और कभी आप हर की पौड़ी देखिए, क्या भव्य नज़ारा है ना। और वहाँ पर गंगा का जो पानी, वहाँ पर गति बहुत ज़्यादा है, स्पीड इतनी ज़्यादा है और गति से ज़्यादा मज़ा आता है ठंडा पानी। इतना ठंडा पानी है कि मुश्किल है कि नहा पाएंगे आप, ठीक है। यदि आप गर्मियों में भी नहाने की आदत नहीं डाले हुए हैं तो ठंडियों में क्या नहाएंगे,
बहुत लोग होते हैं गर्मियों में भी नहीं नहाते हैं, ठीक है, तो बहुत ठंडा पानी होता है उसका, पैर ही रखने पे मज़ा आ जाता है, सर पे डालने में बड़ा हिम्मत चाहिए, कलेजा, क्यों, बर्फ़ से पानी आ रहा है पूरा। अब इतना स्पीड, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा भी चूक गए पता चला गए। नीचे बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, नीचे पूरा पत्थर है, इतना पत्थर है कि इसके बाद क्या क्या कटेगा, टूटेगा, फटेगा, नाक वाक बचेगी कि नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से गंगा कहलाती है, यानी ये गंगा में आ गए, यहाँ से गंगा में इंटर कर गए। अब गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिलती चली जाएंगी, बाएं तट से, दाएं तट से, बाएं तट से, दाएं तट से। तो पहले बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, पहली है रामगंगा, ठीक है, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघरा, चौथी है गंडक, पाँचवीं है कोसी, छठी है महानंदा। फिर से एक बार, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बाएं तट से मिलने वाली नदियों के क्रम को याद रखना है। गोमती, घाघरा और गंडक में गड़बड़ हो जाता है। कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती हैं? रामगंगा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती हैं सब, उत्तर प्रदेश में तो मिलती है, जगह कहाँ मिलती है? सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, परेशान मत होइए, पहले कंप्लीट होने दीजिए इसको। इसके बाद पूरा इसका पहले बैकग्राउंड, पूरा डायग्राम समझिए। दूसरी जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है, यमुना, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री से निकलने वाली अच्छा बताइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। दाएं तट से, बाएं तट से? दाएं तट से मिलती है, दाएं तट से मिलती है। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और बन सकता है, गंगा नदी में हिमालय से निकलने वाली एक पात नदी जो दाएं तट से मिलती है, वो भी यमुना, ये भी यमुना ही है, ठीक है। अब यमुना में भी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, एक तो चंबल, ठीक है, चंबल, फिर सिंध, सिंधु नहीं, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी भी है, ठीक है। अभी एक परियोजना चलाई गई बेतवा और केन को जोड़ने की, है ना, अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने, दोनों ने मिलके पूरा काम कर रहे हैं। इसके बाद ये नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, किसकी नदियां सहायक है? यमुना की। यमुना इन सबको अपने साथ लेती है, और लेने के बाद तभी तो दिल्ली में इतनी गंदी होने के बावजूद भी आगे इतना साफ़ क्यों हो जाती है? क्योंकि इन नदियों का साफ़ पानी उसमें मिल जाता है। और जब कभी संगम नहाने जाओगे, अभी कुंभ आ रहा है, तो वहाँ पे आप यमुना में नहाते हो, ना कि गंगा में, ठीक है। पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो पूरी गंगा इतना वो लगती इतनी बुद्धि है। अभी थोड़ा सा बारिश में पानी बढ़ेगा तो थोड़ा घाट चौड़ा होता है, नहीं तो आप ढूंढोगे, पता चला गंगा को लांघ के आ गए आप, ठीक है, पता चला गंगा है कहाँ। गर्मियों में इतनी पतली हो जाती है वहाँ पे, और उसमें मछलियाँ रहती हैं, गंगा में बहुत मछलियाँ हैं। इलाहाबाद में आप जाओगे तो बहुत मछलियाँ हैं, दोनों कलर अलग अलग है, वो दिखाता है, जब आप जाओगे उससे कहोगे तो वो दिखाएगा आपको, देखो भैया ये मटमैला पानी है, ये हरा पानी है, दोनों देखो यहाँ मिल रही हैं। नहलाएगा कहाँ? कहते हैं संगम में नहलाते हैं, संगम में कोई नहीं नहाता, यमुना में नहाता है। नहाओगे तो कुछ रोगी हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, पवित्र जगह है, प्रयाग है, ठीक है। और गंगा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। एक विषाणु है, ये एक विषाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। वो क्या करता है? जीवाणुओं को खा जाता है। धीरे धीरे विषाणु जो बैक्टीरियोफेज है वही संकट में आ गया है बेचारा। जब वही नहीं रहेगा तो गंगा कहाँ साफ रहेगी? क्यों? जो कानपुर के पास से गंगा गुजरती है उसके साथ, गंगा के साथ ये काम किए जाते हैं, बेचारी के साथ जितना घटिया से घटिया कूड़ा का, वो चमड़े उद्योग का पानी, वो पूरा फेंका जाता है। वहाँ से गंगा शुक्लागंज के बाद हालत ख़राब हो जाती है उसकी, वो हथियार डाल देती है। यमुना तो दिल्ली में मर चुकी है। आगरा की, हाँ आगरा में, आगरा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वहाँ पे काम किए हैं। ताजमहल है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में, तभी तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ सब मथुरा की शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। अब आगरा से धीरे धीरे जितनी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ सब चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उससे ताजमहल बहुत दूषित हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये गंगा है, गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ठीक, ये याद रखना है। टोंस गंगा में मिलती है, ना कि यमुना में मिलती है। टोंस डायरेक्ट, अब यहाँ से दो नदियाँ और हैं जो बाएं तट से गंगा में मिलती हैं, पहली टोंस है, दूसरी सोन है, ठीक है। सोन, सोना पाया जाता है। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। इसके मिट्टी पे कभी जाइएगा, मिट्टी खरीद घर ले आइएगा, काफ़ी समय लगेगा लेकिन काफ़ी सोना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पटना के पास मिलती है सोन। और अमरकंटक पहाड़ी है यहाँ पे, अमरकंटक पठार है, उस प्लेटू से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। नर्मदा एक निकलती है,
और भ्रंश घाटी से बहते हुए चली आती है, अरब सागर में जल गिराती है, एस्चुरी बनाती है। यहाँ पे एक डेल्टा होता है, देखो डेल्टा ऐसे होता है, ये डेल्टा की आकृति है। एक होता है एस्चुरी, एस्चुरी बोलते हैं नदी जलमुख, हाँ ऐसे बनता है एस्चुरी, ऐसे बनता है, दिखेगा तो ऐसे भी नहीं लेकिन ऐसे बना देते हैं, ऐसे मुख, नदी का मुख की तरह एस्चुरी। इधर डेल्टा बनता है, कुछ कारण होगा तभी बनता होगा, तभी यहाँ नहीं बनता होगा, कुछ कारण होगा, वो चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर एक और नदी निकलती है दामोदर, यहीं से देखिए, यहाँ से एक दामोदर नदी भी निकलती है। सब अमरकंटक प्लेटू से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। चलो अब हम चर्चा करते हैं पहले गंगा नदी की। गंगा नदी आपकी उत्तराखंड से निकलती है, अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा बनती हैं। इसके बाद बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये मिलती हैं। दाएं तट से यमुना मिलती है बहुत सारी नदियों को लेके, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस को। टोंस ये इलाहाबाद के जस्ट पास ही है, जहाँ पे संगम होता है उसके जस्ट आगे जाएंगे तो टोंस मिल रही होगी, एक संगम वो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोंस है इलाहाबाद के पास, और सोन ये पटना के पास मिलती है, पटना से थोड़ा पहले 8 किलोमीटर पहले मिल जाती है। और गंडक भी आपकी पटना से थोड़ा सा ही आगे, वहीं पर गंडक भी मिलती है। या इसके बाद कोसी नदी, बहुत बढ़िया। कोसी नदी के साथ तो ये दिक्कत है कि रात में हम सो गए है ना, चारपाई लेके गांव में, पता चला सुबह सुबह नीचे से नदी बह रही है, नदी के ऊपर सो रहे हैं, ठीक है। मार्ग बदलती है ये नदी, इतने मार्ग बदलती है, इस कारण से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता था। अब इसके ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं, कोसी नदी परियोजना चल रही है, ठीक है, तो उसके कारण से काफ़ी स्थिति सुधर गई। लेकिन ये नेपाल वाले क्षेत्र से इतनी बड़ी ज़्यादा मात्रा में अवसाद लेके आती है कि लोगों को क्या करता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इससे, कोसी नदी परियोजना, ठीक है। कोसी नदी और इस तरह से दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन दामोदर घाटी परियोजना बन गई। 8 से 9 परियोजनाएं उसके अंदर, दामोदर नदी सुधर गई, ठीक है। तो इन पे काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है। गंगा जो है ये फरक्का के पास, फरक्का से थोड़ा सा आगे आके क्या होती, 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक शाखा चली जाती है इसकी कहाँ पे, कलकत्ता, और इसी को बोलते हैं हुगली, इसी शाखा का नाम है हुगली। दूसरी शाखा सीधा चुपचाप बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। लेकिन कुछ समय तक ये अलग होने के बाद भारत में रहती है। जितने समय तक ये भारत में रहती है उस समय इसका नाम फिर भागीरथी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा का वो समय क्षेत्र, जिस समय क्षेत्र में वो अलग होकर, हुगली से अलग होकर भारत में बहती है, उस समय भागीरथी कहते हैं उसे। तो 2 बार भागीरथी नाम हुआ, पहले भी थी और बाद में भी। भारत में शुरू होते समय और भारत से ख़त्म होते समय इस नदी का नाम भागीरथी ही रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में, नाम क्या हो जाता है, पद्मा। गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा जब प्रवेश करती है कहाँ, पद्मा जब प्रवेश करती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो पद्मा ही तो कहलाती है, और क्या नाम होता है। लेकिन जब पद्मा मिलती है ब्रह्मपुत्रा से, ब्रह्मपुत्रा का नाम तब जमुना होता है, यमुना नहीं, जमुना, जामुन वाला जा, है ना। तो जमुना जब मिलती है किससे, पद्मा से, तो ये कहलाती है पद्मा, तब भी पद्मा कहलाती है, ठीक है। पद्मा से एक और नदी आती है मणिपुर पहाड़ियों से निकलती हुई, इसका नाम रहता है मेघना रिवर, मेघना या बराक जो भी है, 2 नाम है इसके। मेघना रिवर जब आकर पद्मा से मिलती है तो ये मेघना कहलाती है, और मेघना अपना पूरा पानी लेके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे। यानी कि सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है, मेघना रिवर, ठीक, क्लियर। अभी और बात अभी आएंगे, अभी ब्रह्मपुत्र नदी है तो फिर वहाँ से आएंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत नाम बदलती है, ठीक है। शुरुआत होता है मानसरोवर झील से, नाम रहता है सांगपो तिब्बती भाषा में। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत से इंटर कर जाती है भारत में, है ना। यहाँ पे नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल के दिहांग हो जाता है। दिहांग प्रवेश करती है असम में, धुबरी से प्रवेश करती है। असम में एक जगह धुबरी, ठीक है, धुबरी से सदिया तक बहती है। सदिया और धुबरी, असम पूरा मैदान है, अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ है, लेकिन असम मैदान है। किसका मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। ब्रह्मपुत्रा बहुत चौड़े घाट की नदी है, बहुत चौड़ी है। उसी के अंदर माजुली द्वीप है, एक जिला है पूरा, नदी के अंदर ही पूरा जिला है ना। बहुत छोटे छोटे द्वीप है उसमें। नदी के अंदर द्वीप होना मतलब समझ रहे कितने चौड़े घाट की नदी होगी। गंगा तो कुछ नहीं है उसके आगे, ऐसा लगे समुद्र में खड़े हैं क्या, किसी को धोखा भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा चौड़े घाट की नदी है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आएंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे, यहाँ पे सदिया पे जब इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। दिहांग का नाम चेंज होकर ब्रह्मपुत्रा हो जाता है,
ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस चलती है ना, सदिया से ये इंटर करती है बांग्लादेश में, सदिया से इंटर कर जाती है बांग्लादेश में, नाम हो जाता है जमुना। सदिया से इंटर करती है, नाम हो जाता है जमुना, और जमुना बांग्लादेश में मिलती है पद्मा से, नाम रहता है पद्मा, फिर पद्मा मिलती है मेघना से, नाम रहता है मेघना, और फिर बाद में मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर किधर से आ गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदी हैं। एक नदी है तीस्ता, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, और उसी के जस्ट बगल में असम में एक मानस झील है, वहीं पर आपके अभयारण्य हैं, मानस है ना, प्रोजेक्ट ये आपका टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, ठीक है। तो मानस है यहाँ पर, ये भी एक नदी ही है, और उसी नदी के पास ही है, नदी अंदर से बहती है अभयारण्य के अंदर से, ठीक है। कभी जाइएगा तो घूम के ज़रूर आइएगा। इसके बाद बहुत सारी और नदी हैं, जैसे कि सुवनसिरी, सुवनसिरी, सनकोस, सनकोस भी है, सुवनसिरी भी है। यहाँ पे दो नदी और मिलती है, एक लोहित मिलती है और दूसरी दिबांग मिलती है। दिबांग नदी और लोहित नदी इधर से आके मिलती हैं, दिहंग नाम रहता है यहाँ पे ऑरेंज पे, ना कि यहाँ पे दिबांग और लोहित दो नदियाँ और मिलती हैं। यहाँ पे तीस्ता, मानस, सुवनसिरी, सनकोस, नीचे से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, धनसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, पिथुमारी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के, ठीक है, ऐसे ही नाम है, ठीक है। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी है, आसान है। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है बताओ। तो हम लोग नदियाँ पढ़ रहे हैं, और नदियों में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ पूरी बता दी। तो ये हो गया आपका उत्तर भारत का नदी तंत्र। उत्तर भारत का नदी तंत्र एक बार फिर से समझिए, ये है सिंधु नदी तंत्र, ये है गंगा नदी तंत्र, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आके गिरती हैं। सिंधु में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आती हैं। ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पर दिबांग, लोहित, ये दो नदियाँ आती हैं। इसके अलावा धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, पगलादिया, ठीक है, पिथुमारी, ये सब नदियाँ आती हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये गंगा नदी तंत्र है, जिसमें रामगंगा, गोमती, इनको एक बार याद करने का तरीका बताता हूँ। GO, ठीक है, घाघरा, GS से घा होता है, ठीक है, और गंडक GA आएगा, GAN, ठीक है। तो आपको देखना है O है, फिर H है, फिर A है, G तो कॉमन है सब में, तो GO पहले गोमती होगा, ठीक है, ये क्रम है घटते से बढ़ते क्रम। ये देखो O पहले, ये O, फिर O के बाद H आता है, फिर A आता है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, जैसे मर्जी हो भाई, अपना अपना बना लो। तो यहाँ पे ये क्योंकि गोमती घाघरा गंडक पे बहुत गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ मत कीजिएगा। इसके बाद यमुना, यमुना की सहायक नदी मैंने चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, और इधर से मिलने वाली गंगा की टोन, सोन, ठीक है, आगे जाके हुगली में बढ़ती है, फिर पद्मा कहलाती है, फिर मेघना कहलाती है, काम खत्म। अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से कुछ नदी ऐसी हैं जो अरब सागर तक जाती नहीं, जिसमें पहली है लूनी। लूनी अंतःस्थलीय नदी है, रन ऑफ कक्ष में जाकर उस नमक के समुद्र में जाकर के खो जाती है, ठीक है। रन ऑफ कक्ष पूरा नमकीन ही है, समुद्र का पानी अंदर तक आ गया है, पूरी धरातल इसका नमक है। यहाँ पे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यहाँ पर गधे पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ लुप्त, हाँ कक्ष के रन पे, तो अब ये लुप्त होने के कगार में भी हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये साबरमती नदी है, नाम बहुत सुना होगा इसका, बड़ी पवित्र लगती है नाम से। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। गांधी जी के लिए बोला जाता है ना, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती गुजरात में बहती है। एक नदी और है जो बहुत चर्चित है, बहुत क्वेश्चन बना सकती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी, नाम है माही, अच्छा नाम है। तो देखिए यहाँ से ये चाहती है और जाके फिर वापस लौटती है। तो एक बार कर्क रेखा को पहले काटा, फिर काटा, और जा करके ये भी बंगाल गुजरात में ही अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद एक नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से बहुत पतली संकीर्ण धारा निकलती है, और इसके बाद
जलप्रपात बनाती है जबलपुर में, क्या नाम है उसका? कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार भी नाम है उसका, ठीक है, कभी देखा है, गए हैं कपिल धारा जलप्रपात, जाइए, बड़ा भव्य नज़ारा है। तो यहाँ से जबलपुर से निकलते हुए रिफ्ट वैली पे बहते हुए ये आकर के यहाँ पे भृगुकक्ष है, भृगुकक्ष के पास ये क्या करती है? अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। दूसरी नदी है ताप्ती नदी। ये जो आपकी ताप्ती नदी है ये भी एक भ्रंश घाटी पे बहती है। ये जो नर्मदा का भ्रंश घाटी जो है, नर्मदा किसके ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उधर बहती है, और ये नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ताप्ती विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी है, ताप्ती विंध्याचल और सतपुड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी एक भ्रंश घाटी में बने, महादेव पहाड़ियों से निकलती है, महादेव पहाड़ियों से निकलती है और भ्रंश घाटी पे बहते हुए सूरत इसी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। तो सूरत ताप्ती नदी, सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे क्या क्या होता है सूरत में? हीरे का व्यापार है और कपड़ा उद्योग बड़े स्तर पर है। बाकी जितनी फैक्ट्री अंग्रेजों ने शुरुआत में लगाई सब सूरत से ही शुरुआत हुई है ना। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे गुजरात में 2 नदियाँ हैं, गोवा में, गोवा की 2 नदियाँ हैं। आपको मैंने एक नदी का विवाद पढ़ाया था, महादई नदी विवाद। मांडवी नदी कर्नाटक में महादई कही जाती है, कर्नाटक में गोवा और कर्नाटक के बीच में विवाद है, तो महादई का नाम ही गोवा में मांडवी हो जाता है। तो गोवा की 2 नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, ये 2 नदियाँ किसके साथ हैं? गोवा की। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो 2 नदियाँ हैं, एक है शरावती। शरावती नदी पर एक बहुत बड़ा प्रपात है जिसका नाम है गोरसप्पा प्रपात, जोग प्रपात भारत के सबसे ऊंचाई से गिरने वाला प्रपात है। किस तरीके से ऊंचाई से प्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुंचिकल प्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुंचिकल प्रपात है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला प्रपात गोरसप्पा प्रपात है। दोनों में क्या अंतर होता है? अच्छा, एक पहाड़ पे एक मैदान से गिरता है। देखिए गोरसप्पा क्या गिरता है, जैसे यहाँ से गिरा तो लगातार कोई बीच में गैप नहीं है, लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। कुंचिकल कैसे गिरता है? सीढ़ी नुमा, वो यहीं पे कर्नाटका में यहीं पे, यहाँ जहाँ पे गोरसप्पा उसी के पास है कुंचिकल प्रपात। तो यहाँ पे एक छोटी सहायक नदी है, गोरसप्पा की सहायक नदी है, उसी पर है, एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, ठीक है। तो यहाँ पर शरावती की सहायक नदी है वो, ठीक है। तो 2 नदी कर्नाटक की याद रखना है। पहली नदी कौन सी है? शरावती, दूसरी है गंगाबेली, 2 नदियाँ आपकी कर्नाटक में बहती हैं। इसके आगे नेक्स्ट केरल की 2 नदी, एक पेरियार, दूसरी भरतपूजा केरल की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरियार नहीं है, पेरियार तो अभ्यारण्य भी जानते हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहीं पर याद आ गया, केरल वाले क्षेत्र में जो झीलें होती हैं, देखो झील कई प्रकार से होती है। एक झील तो कृत्रिम झील हो सकती है, एक होता है प्राकृतिक झील है। कुछ झील क्या होता है, कई जगह पे समुद्र का पानी ज़मीन में घुस गया है, इंटर कर गया है, उन्हें लैगून बोलते हैं। कई जगह पे समुद्र का पानी इंटर कर गया है ज़मीन के अंदर, उसे लैगून बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पे, ये केरल वाले क्षेत्र पे बहुत सारा समुद्र का पानी अंदर घुस गया, जैसे कि अष्टाईमुड़ी झील, जैसे बिम्बनाथ झील, नाम सुना होगा आपने। एक त्यौहार होता है, उस त्यौहार का नाम है ओणम में नौका देखा होगा, एक नौका यात्रा, नौका रेस होती है वहाँ पे। तो नौका रेस में बैठे हो चलाते हैं, कई लोग होते हैं चप्पू चलाते हैं। तो ओणम क्या होता है? ओणम वो जैसे फसल कट जाती है, फसल के बाद वो, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, यहाँ ओणम मनाया जाता है, तो वो बिम्बनाथ झील में ही हो रहा होता है। बिम्बनाथ झील का में ही वो पूरी रेस आयोजित कराई जाती है। तो केरल की झीलों को कयाल कहते हैं, केरल की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कयाल झील किसे कहते हैं? केरल की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर नदियों को देखते हैं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा। फिर से एक बार फिर, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा। कोई दिक्कत ही तो नहीं है आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये नदियाँ देखिए क्यों नहीं डेल्टा बनाती, क्योंकि एक तो ढाल बहुत तीव्र है। जब ढाल तीव्र होगा तो जितनी मिट्टी लेके आएंगी वो मिट्टी कहाँ चली जाएगी? समुद्र में चली जाएगी, ठीक है। दूसरा बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत लंबी नदियाँ थोड़ो ना है,
तो ज़्यादा मटेरियल ला भी नहीं पाती। डेल्टा बनता कैसे? नदी अपने साथ मिट्टी लाती है और मुहाने पे जमा कर देती है, जिसके कारण से नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है। मुहाने पर जाने पर नदी आराम से धीरे धीरे चलती है। जैसे कि जब लंबी दूरी की गाड़ी जो होती है जब अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो आउटर में थोड़ी देर खड़ी हो जाती है, फिर चलती, फिर खड़ी होती, फिर चलती, फिर वैसे ही नदी का भी हो जाता है। पहुंचते अपने ये प्लेटफॉर्म उसका क्या है? अंतिम स्टेशन समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे पूरा कई भागों में बढ़ जाती है। पहले तो इतनी मिट्टी हो जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है, तो एक त्रिकोण आकृति बनती है, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा ऐसे बनता है ना, ठीक है, इसी नाम पे इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। ये तो एक त्रिकोण डेल्टा हो गया। एक होता है पंक्षी आकार का डेल्टा। पंक्षी आकार का डेल्टा, एक नदी है आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, अमेरिका की नदी जिसका नाम है मिसिसिपी, मिसौरी, 2 नदियां हैं, वो पंछी आकार का डेल्टा बनाती हैं। पंछी आकार यानी नदी इस तरीके का लास्ट में, ये तो डेल्टा नुमा ऐसे करके बनाती है। पंजाकार डेल्टा भी बोलते हैं, ऐसे करके डेल्टा बनाती है, इसे बोलते हैं पंजाकार डेल्टा। तो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। चलो आगे यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? हाँ, मर्रे डार्लिंग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और पूछूँ कुछ नदियाँ? नाइजर नदी कहाँ बहती है? कांगो जायरे अलग नदी है, 2 बार वो विषुवत रेखा को काटती है। कांगो जायरो कांगो गणराज्य में बहती है। हाँ, अच्छा, अफ्रीका के किस तट पे बहती है? ये तो पता होगा। कुछ नहीं पता आप लोगों को, पढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये आपका दामोदर नदी है। दामोदर नदी के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दामोदर नदी घाटी ये नदी मरने वाली है। मरने वाली कैसे? कुछ समय बाद जाएंगे, कुछ दूर पे एक जगह है यहाँ पे, ये झारखंड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे ये नदी मृतप्राय हो जाती है। मृतप्राय मतलब यहाँ पे जीव नहीं पाया जाएगा कोई भी। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट बनाती है ये। बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब इस नदी में इतना पोल्यूशन हो गया है कि एक भी जीव नहीं मिलेगा उस क्षेत्र में। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट। एक ऐसी नदी जो भारत में बायोलॉजिकल डेजर्ट बनाती है, कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे ही आपका कलकत्ता है, और यहीं पे आपका ये कलकत्ता एक पोर्ट है। ठीक है, तो कैसे आते हैं जहाज़? हुगली में आते हैं, पहले हुगली में इंटर करके आते हैं। ठीक है, और अंदर है ये मुहाने, बसा पोर्ट नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ताम्रलिप्ति, पुराना नाम है ताम्रलिप्ति, पहले बंदरगाह हुआ करता है। भारत में पहले प्रमुख बंदरगाह 2 थे। एक था भड़ौच, यहाँ पर भृगु कक्ष जिसे कहा जाता था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उसकी कहानी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, और भी थे जैसे कि पुहार बंदरगाह और अरिकमेडु, ये आपका पांडिचेरी जो है अरिकमेरु बंदरगाह था। तो इन सबसे व्यापार होता था, रोमन व्यापार, ये सब चीज़ें होती थी। ये इतिहास की विषय वस्तु है, यहाँ पे नहीं जाते। तो अब ये नदियाँ हैं। पहली नदी स्वर्ण रेखा, क्रम से याद रखना है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपर्णी। फिर से एक बार, चलो। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये सब उड़ीसा में बह रही हैं, उड़ीसा से होके जा रही हैं। उड़ीसा का तट है पूरा। ठीक है, महानदी भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, डेल्टा बनाती है ये भी। गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा आंध्र प्रदेश, दोनों अगल बगल है। इनका डेल्टा तो कुछ दिन बाद मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र, पूरा डेल्टा मिलने वाला है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहीं पे केजी बेसिन बोलते हैं। यहाँ से भी पेट्रोलियम अब निकल रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, ओएनजीसी ने इस पे काम किया है। तो केजी बेसिन है आपका यहाँ पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसके बाद आपका यहाँ पे पेन्नार रिवर, ये याद रखिएगा, पेन्नार नदी। भारत की 12 बड़ी नदियों में पेन्नार का भी नाम आता है। बाकी यहाँ पे अंटू पंडू छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद कावेरी के बाद बैगई के बाद ताम्रपर्णी अंतिम नदी है। ठीक, अब इनकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि एक तो आपकी इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, सब नदियाँ ऐसे मिलती हैं। प्रवरा, मंजीरा दाएं तट से मिलती है। इसका दाएं तट इधर होगा, दाएं तट इधर होगा कि इधर होगा? इधर से। मंजीरा यहाँ से आकर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये नदी क्या है? इसमें बेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी है, इधर से आके मिलती है इसकी। बेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी है गोदावरी की।
बेनगंगा, तो एक ही गंगा नहीं, भारत में बहुत सारी गंगाएं बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी सबसे इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा, नाम सुना होगा, तुंगभद्रा। अच्छा, महानदी भी एक सहायक नदी है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की बहुत सारी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ठीक है, पंचगंगा, इसमें भी कुछ गंगाएं हैं। ठीक है, भीमा नदी का नाम सुना होगा, कोयना डैम बनाया गया है, मूसी हैदराबाद जो उसी के किनारे, वो सब कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी। ठीक है, इसके बाद कावेरी, बड़ी पवित्र पावन, जितना महत्व हम लोग तो अपनी नदियों, भारत में तो, उत्तर भारत में तो नदियों की कद्र ही नहीं है, यहाँ पे नदियों की कद्र है। कावेरी नदी को मतलब बिल्कुल पवित्र, गंगा को इसको क्या बोलते हैं, देखो एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दोनों में समझना अंतर। यह दक्षिण गंगा, पता नहीं क्यों किस ने ये क्वेश्चन बना दिया बिना मतलब के सेंस, अरे एक ही गंगा ठीक थी, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कह के क्या सिद्ध करो, बात तो एक ही हो गई ना, लेकिन बना दिया, आयोग उसी को मानता चला आ रहा है, उसी हिसाब से बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी होगी और दक्षिण गंगा आपकी कावेरी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे अब इसकी कावेरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि बहुत पवित्र नाम है, हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, लोक पावनी, ये सब इसके सहायक नदियां हैं कावेरी की। सिमसा, ठीक है, तो कावेरी में भी कई सहायक नदियां हैं, इसका नदी जल विवाद भी है। एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, सिंधु नदी जल समझौता 1960, ये क्या है, भारत बार बार पाकिस्तान को कुछ नहीं करता, सिर्फ दिखा देता, देखो ये कुछ किया था तुमने साइन, बस कुछ नहीं करना, इसको फाड़ के फेंकना है बस। ठीक है, क्या था इसका मतलब, इसमें एक रेशियो बना दिया गया है, ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, उत्तर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत यूज करेगा, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, काम खत्म। पाकिस्तान जानते ही है ही वैसा देश, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, 2-3 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा चुका है, किसको लेके कि सिंधु नदी जल विवाद का भारत क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। दरअसल किशन गंगा नदी पे हम डैम बना रहे थे, है ना, उसने कहा कि हमने किशन गंगा नदी को किया कुछ नहीं, हमने झेलम को, यहीं पे किशन गंगा एक सहायक नदी है, उस नदी को इस नदी से जोड़ दिया, बताओ पानी कहीं गया कि नहीं गया, इस नदी का पानी इस नदी से जोड़ दिया, इससे क्या कहा, पानी कहीं चला गया। लेकिन समझदार उसको कौन समझाए, कौन पढ़ाए ज्योग्राफी की, पानी तो दोनों नदियों का सेम ही है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन पाकिस्तान हम अभी भी उसे मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, थोड़ा अनपढ़े, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं वहाँ पे। तो ये जो है 80-20 का मामला है सिंधु नदी जल समझौता को, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कावेरी नदी जल विवाद, अब कावेरी नदी जल प्रबंधन बोर्ड बनने वाला है, जब वो बोर्ड बनेगा वही डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कई बार बोल चुका, इसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसने भी यही बात कही थी, जब वो बोर्ड बनेगा उसी का काम होगा ये सारा कार्य करना। ठीक है, ये नदी जल विवाद बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। भारत के सभी नदी जल, इतनी नदी है, इस पर और दिमाग लगाया जा रहा है, क्या दिमाग, भारत की नदियों को एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब फालतू के काम है। देखो फालतू का काम कैसे, अरे भाई मानसूनी नदियां हैं ये, और ये सदानीरा नदियां हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि यहाँ का पानी, अतिरिक्त पानी यहाँ पे आ जाए, मानसून, ये नदियाँ कब उफलाती हैं, मानसून के टाइम पीरियड पे, गर्मियों में तो खुद सूखी पड़ी रहती हैं, और मानसून में इनमें एक्स्ट्रा पानी इनमें खुद आ जाता है, तो भैया पानी जाएगा किधर, पता चला इधर का पानी इधर भेज दिया तो इधर और संकट में पड़ गए। ठीक है, होना जाना कुछ नहीं है, और बहुत ही ये सोच से बहुत अपरे चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। हाँ, लोकल स्तर पे गंडक को घाघरा से जोड़ दिया, बात बन जाएगी बस, लेकिन कोई सोचे गंगा नदी को गोदावरी से जोड़ना है, ये सबसे बड़ी बेहूदी बात होगी। यातायात भी तो बढ़ जाएगा, यातायात सब कुछ बढ़ जाएगा, काटोगे कैसे, इतना कठोर ज़मीन है, आपको पता है कितना ऊंचा हुआ है पठार, कभी आप इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बाद चढ़ेंगे आपकी ट्रेन ऊपर, पठारी क्षेत्र भाई, कितना नीचे काटोगे उसको, ढाल के विपरीत की बात कर रहे हो आप। गंगा नदी को इससे जोड़ने का मतलब है विपरीत ढाल की ओर गंगा को ले जाना। जो वाटर रिजर्व हमारे रहेंगे वो भी बढ़ जाएंगे।
उससे जितना फ़ायदा है उससे 10 गुना नुकसान है। क्यों? एक तो बीच का जितना भी जो वन है वो सारे कटेंगे, उन सब से क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। सभी नदियों को जोड़ने की पूरी प्लानिंग है, 107 नदियों की जोड़ना है हमें। उत्तर में जोड़ेंगे, दक्षिण की उत्तर में उत्तर की क्यों जोड़ना, जब ये सारी नदियाँ सदा नीरा हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। फ़ायदा तो तभी होगा ना जी कि जब मानसूनी नदियों को सदा नीरा नदियों से जोड़ दिया जाए। सर सिंचाई तो हमारी बढ़ जाएगी ना, भाई हमारी जब रबी की फसल होती है तब हमारी ये नदियाँ सूख जाती हैं। कौन सी? जो उत्तर भारत की नदियाँ सीख जाती हैं कि ये सर जो बारिश के ऊपर निर्भर है, हाँ मानसूनी है, जो मानसूनी जो तो उत्तर भारत में कहाँ पानी रहता है बताइए? क्या दिसंबर के महीने में यमुना में पानी रहता है? सर वो तो आ जाता है, जब डिमांड होती है तो पीछे से आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम है नहीं सर, लेकिन रामगंगा तो बिल्कुल सूख जाती है, गोमती बिल्कुल सूख जाती है उस टाइम पे। रामगंगा गोमती तो वो तो ऊपर की नदियाँ हैं ना, वो तो सदा नीरा नदियाँ हैं। देखा नहीं है सर ये। गोमती के बारे में बता देता हूँ। गोमती मैदान से निकलती है, पीलीभीत के पास एक झील है छोटी सी, वहीं से गोमती निकलती है। ये सूख जाती है। हाँ सूख जाती है। तो इसको किससे जोड़ना चाहते हैं आप? किससे जोड़ना चाहते हैं? ये जुड़ जाएगी, ये व्यवहारिक है। लेकिन आप सोचिए गंगा को गोदावरी से जोड़ दे, ढाल के विपरीत काम है, नहीं जुड़ सकता। पठारी क्षेत्र में नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ये प्लान दिया गया था, अभी तक ना इम्प्लीमेंट हुआ है ना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन चर्चा चल रही है, बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कॉन्स से। जब मैंने पढ़ाया था तो दोनों पक्ष लिखवाए थे कि कहाँ पे हमें बेनिफिट होगा, कहाँ पे हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज जितनी भी क्लास हुई, इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग एक बार समाप्त करते हैं और इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। मैंने भारत की अवस्थिति और विस्तार पूरी बताई, ठीक है, A to Z सारी सेक्शन। इसके बाद भारत का जो चट्टानों का क्रम है वो बताया, तट रेखा बता दी, द्वीपों के बारे में चर्चा कर दी हमने, ठीक है, जितने भी द्वीप हो सकते हैं। इसके बाद हमने भारत के सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा की, दर्रों के बारे में चर्चा की, ये 2-4 ग्लेशियर के बारे में बताया। ग्लेशियर एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर ससाइमी ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। ससाइमी सबसे लंबा ग्लेशियर है, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। हिस्पर ग्लेशियर है, ब्याफो ग्लेशियर है, बाल्टारो ग्लेशियर है, यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, ठीक है। तो इस तरीके से गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुर से सब कोई जानता ही है। मिलाम ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 2-4-6 ग्लेशियर पूछता है और उनको आप कर देंगे, ठीक है, इजली, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दर्रे हो गए, ग्लेशियर हो गए, सारी चोटियाँ मैंने आपको बता दी। उत्तर भारत, दक्षिण भारत पूरा कंप्लीट हो गया। नदियों का विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया, नदियों में कोई टॉपिक बचता नहीं है आपका। तो ओवरऑल ये हो गया आपका पार्ट 1, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1। अब एक पार्ट और बचता है, उस पार्ट में पूरा समअप हो जाएगा ये, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इंडियन ज्योग्राफी से कहीं से कोई पूछ ले तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाने के बाद ख़त्म, ठीक। चलो